हेलो एवरीवन, ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर करेंगे जो 8 सितंबर से लेकर 14 सितंबर तक हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास पहला इंपॉर्टेंट देखिए बेटा, अगर आप सबको पता होगा, फिर से आपने एक बार क्या करना है, अपने पुरानी शीट एक बार लेकर बैठनी है अपने साथ। पुरानी वाली का रिविजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, ताकि फिर हम आगे वाली को स्टार्ट कर सके। ठीक है, तो पहला सेक्शन आपके पास अगेन कौन सा रहेगा? जो प्रीवियस वीक के क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट, वो आपके लिए लाए जाएंगे और आप मुझे उसका कमेंट सेक्शन पे आंसर देंगे। ठीक है, कुछ बच्चे बहुत अच्छे तरीके से आंसर्स देते हैं, चाहे बेशक आप क्लास में भी क्यों ना लगा रहे हो, मतलब मान लेते हैं आप क्लास में भी कोई करंट अफेयर पढ़ रहे हैं हमारे साथ, उसके बावजूद भी अगर आप उस जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे, अगर आप उनका आंसर यूट्यूब पे फिर से लिख के दे देंगे, मतलब जो कमेंट सेक्शन है वहां पर लिख के दे देंगे, तो वो आप ही के लिए बेनिफिट रहेगा। आपने दो जगह किसी चीज को कई बार लिखा, वो आपके दिमाग में फीड रह जाती है। ठीक है, तो चलिए ये है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि जिनका आंसर आपने मुझे देना है प्रॉपर तरीके से, और उसके अलावा ये आते हैं 10 या 12 क्वेश्चन होंगे आपके पास, ये आपने मुझे बताने इन सब के आंसर। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना आपके पास, और पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखिए पहला इंपॉर्टेंट सेक्शन किसके साथ डील करता है बेटा? तो पहला इंपॉर्टेंट सेक्शन डील करता है किसके साथ? अपॉइंटमेंट्स के साथ। ठीक है, अपॉइंटमेंट्स और ऐसे पर्सन जो इस बारी क्या रहे हैं हमारे पास, न्यूज में रहे हैं। ठीक है, अगर आपने अभी भी पेपर का पैटर्न देखा होगा, जैसे PSSB का पेपर हो रहा है, ये अगर आप सीनियर असिस्टेंट की बात करते हैं, या फिर अगर आप बात करते हैं किसकी, अगर आप बात करते हैं SSC वाले पेपर्स की, तो वहाँ अपॉइंटमेंट वाला एक सेक्शन चलता आया है। ठीक है, तो आपको गौर करना है इस पे और इसके बारे में अच्छे तरीके से पढ़िए, एक दो बार पढ़ेंगे, कुछ नमोनिक बना लिया करो अपने पास, है ना, ताकि आपको याद रहे वो नाम। चलिए स्टार्ट करते हैं आपके पास पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, और पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हमारे पास आता है कि न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस, ठीक है, न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ कहाँ के बनते हैं बेटा? फ्रांस के। ठीक है, तो अब आप पहला क्वेश्चन निकाल लीजिए यहाँ से, फ्रांस की राजधानी क्या थी? पेरिस। और पेरिस की जब हम बात करते हैं, अब पिछले करंट अफेयर से निकालिए क्वेश्चन इसके साथ का पहला क्वेश्चन, कि पेरिस की अगर हम बात करते हैं तो इस बार जो समर ओलंपिक्स हुए हैं वो कहां पर हुए हैं बच्चा? पेरिस में। और आपको साथ में क्वेश्चन बताया था कि पहली बार 1900, उसके बाद अगर हम बात करते हैं 1924, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 2024 में ओलंपिक्स एज वेल एज पैरा ओलंपिक्स कहां पर हुए हैं बेटा? पेरिस में हुए हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन आपके पास निकल कर आ जाता है। ठीक है, जब भी हम पेरिस की बात करते हैं, पेरिस और किसका हेडक्वार्टर है, तो आपको याद रखना है पेरिस हेडक्वार्टर है बेटा किसका? किसका यहाँ पर? यूनेस्को का। और यूनेस्को के बारे में हम पहले भी यहाँ पर पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो फ्रांस एक और ऑर्गेनाइजेशन का, या फिर पेरिस एक और क्या जाता है आपके पास यहाँ पे, एक और ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है, उसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन फॉर कॉपरेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, ये आ गया आपके पास इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। ठीक है, क्लियर हो गया आपके पास यहाँ पे, क्योंकि पिछला भी हमने पढ़ा और अब हमें याद रहेगा कि पेरिस में किसके हेडक्वार्टर है? यूनेस्को। और पेरिस में ही किसके हेडक्वार्टर हैं? तो OECD के भी हेडक्वार्टर निकल कर आते हैं। ठीक है, और फ्रांस की राजधानी तो आपको याद रखना है पेरिस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब यहाँ पर बात करते हैं किसके बारे में, डिटेल में बात करते हैं। देखिए कहता है एम्यूनल जो मैक्रोन है, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस है, अगर आपको पता हो आप मुझे बताएंगे, इनको रिसेंटली एक अवार्ड से नवाजा गया है। क्या ओलंपिक्स ऑफ गोल्ड कोई ऐसा अवार्ड तो नहीं है जो पिछले करंट अफेयर में आपने पढ़ा हो? क्यों? क्योंकि इनके साथ साथ और भी कुछ लोगों को मिला था। क्यों मिलने का कारण क्या था? मिलने का कारण था इस साल के ओलंपिक्स को बहुत ही बेहतर तरीके से करवाना। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पे। एम्यूनल मैक्रोन जो कि प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस है, उन्होंने अपॉइंट करा है किसे? माइकल पढ़ेंगे इसे या मिशेल पढ़ेंगे, जो तुम्हारा दिल करे, बर्नियर एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस। तो एक क्वेश्चन हमारे पास निकल कर आ गया, कहता है एट 73 बर्नियर इज द ओल्डेस्ट ऑफ द 26 प्राइम मिनिस्टर दैट हैव सर्व्ड मॉडर्न फ्रांस फिफ्थ रिपब्लिक। ठीक है, तो बोलने का मतलब है जितने भी आज तक प्राइम मिनिस्टर हुए हैं उनमें सबसे मतलब ओल्डेस्ट अगर देखा जाए तो कौन आते हैं आपके पास? माइकल बर्नियर निकल कर आते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखेंगे ही विल टेक चार्ज। अब ये किसको सक्सीड करने जा रहे हैं? तो आपको याद रखना है किसको सक्सीड करने जा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री गैब्रियल अटल याद रखना है आपने, जो कि अटल पढ़ेंगे, इनको अटल पढ़ सकते हैं, जो तुम्हारा दिल करे। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं ये कब से यहां पर काम कर रहे थे, तो जनवरी 2024 से। और अगर हम बात करें तो 34 साल की उम्र में क्या बने थे यहाँ पे? ये प्राइम मिनिस्टर बने थे, और ये पहले ओपनली गे पर्सन टू सर्व एज अ फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो स्टैटिक के तौर पर ये इंपॉर्टेंट बन गया आपके लिए।
और ऐसे करंट अफेयर के हिसाब से देखा जाए तो कौन बने यहाँ पे, माइकल बने हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे आप, मैक्रोनी से याद रख लो यार, कुछ ऐसा नमोनिक बना लिया करो अपने पास, ठीक है। तो माइकल बर्नियर आप यहाँ पर याद रखेंगे, माइकल पढ़ लो या मिशेल बर्नियर, जो तुम्हारा दिल करे, ठीक है। चलिए, हो गया आपके पास ये वाला करंट अफेयर। इसके साथ आगे देखते हैं, ठीक है। अब एक दो क्वेश्चन और सीखते हैं बेटा। ये तो हमने सीख लिया किसके बारे में कि और क्या क्या क्वेश्चन हमारे पास जुड़ सकते थे किसके साथ, फ्रांस और पेरिस के साथ जो क्वेश्चन जुड़ सकते थे वो हमने देख लिए। उसके अलावा और भी हम यहां पर बात करते हैं, ठीक है। देखिए बेटा, एक्चुअली में इंडिया और फ्रांस का, ठीक है, अगर हम बात करते हैं किसकी बेटा, अगर हम बात करते हैं इंडिया और फ्रांस की, अगर हम बात करते हैं तो इंडिया और फ्रांस का एक विजन भी चल रहा है। क्या चल रहा है यहाँ पे, एक विजन चल रहा है जिसको कहा जाता है बच्चे इंडो फ्रेंच। ध्यान रखना है आपने, क्या कहा जाता है इसे, इंडो फ्रेंच। याद रखेंगे हॉरिजन 2047। ऐसे क्वेश्चन जो फ्यूचर वाले होते हैं अपने पास, ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, याद रखना है। इंडो फ्रेंच हॉरिजन विजन चल रहा है हमारा 2047 तक, जिसमें हम प्लैनेट के बारे में, मतलब प्लैनेट बोलने का मतलब है अर्थ, अपने और किसके रिलेशन ठीक करेंगे, फ्रांस के साथ रिलेशन भी ठीक रहेंगे हमारे, और साथ ही साथ हम किसके ऊपर बात करेंगे, एनवायरमेंट, क्लाइमेट चेंज, इन सब चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। एक आपने ज़रूर पढ़ा होगा बेटा, आप सभी को पता होना चाहिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अगर आप सबने सुना होगा इसके बारे में, ये भी किसका कार्यभार है, मतलब ये भी किसने शुरू करी थी, तो आपको याद रखना है इंडिया और फ्रांस ने शुरू करी थी। कौन सी वाली ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। कौन सी शुरू करी थी बच्चा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और अभी इसके बारे में हम आगे जाकर फिर से पढ़ेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड एक करंट अफेयर हमारे पास फिर से बनता है, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया यहाँ पे, पेरिस और किसका हेडक्वार्टर बन सकता है ये देख लिया, कौन बंदा अपॉइंट हुआ है ये हमने यहाँ पर सीख लिया, और इसके साथ एक हॉरिजन विजन चल रहा है प्लैनेट पार्टनरशिप को लेकर। प्लैनेट पार्टनरशिप मतलब हम अपनी अर्थ को और किस तरीके से बचा सकते हैं, क्लाइमेट चेंज से बचा सकते हैं, और जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे बचाने की बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारे पास कौन सा वाला सेक्शन, पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। चलिए बढ़ते हैं अब आगे हम यहाँ पर और आते हैं सेकंड वाले कंसेप्ट पे। सेकंड वाला क्या कहता है बच्चे, कहता है मोहन राव अमारा एज एमडी ऑफ एसबीआई। तो एसबीआई के नए एमडी कौन बने हैं, तो सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाएगा आपके पास कौन सा वाला, रामा मोहन राव अमारा, ठीक है। अब इतना सब कुछ याद नहीं हो सकता, तो राम मोहन याद रख लो, इतना काफी है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, कहता है द फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो ने रिकमेंड करा है किसका नाम, तो रामा मोहन राव अमारा का नाम रिकमेंड करा था किसके लिए, एमडी बनने के लिए, और किसका, एमडी एसबीआई का, याद रखना है। और क्यों, क्योंकि एक वैकेंसी क्रिएट हो गई थी किसके जाने से यहाँ पर, तो इन्हें चला पढ़ते हैं या चला श्रीनिवासलू, ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये जो FSIB है इसको चेयर कौन कर रहा है, भानु प्रताप शर्मा, जो कि किसके अंदर काम कर रहे थे, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल और ट्रेनिंग के अंदर। उसके अलावा SBI की बात करते हैं तो ये कहाँ पर आ जाता है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र। कब बना था, 1955। और टैगलाइन क्या है, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। क्या आता है आपके पास यहाँ पे, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। तो और इसके अलावा और कुछ ज़्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है सेबी के बोर्ड मेंबर बने हैं, ठीक है। ध्यान देते हैं, सेबी के बोर्ड मेंबर बने हैं, ठीक है। आप में से किसी बच्चे ने कमेंट करा था बेटा, आप में से किसी बच्चे ने कमेंट करा था कि सेबी की स्थापना हुई थी 1988। मैं मानती हूं बच्चा कि सेबी की स्थापना कब हुई है, 1988 को, पर उसे स्टैट्यूटरी बॉडी कब बनाया गया था, 1992। तो आपने स्टैट्यूटरी पे ज्यादा जोर देना है, पुराना वाला नहीं पूछेगा इतना, आज तक जो पूछा गया वो स्टैट्यूटरी वाला पूछा गया, तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, कहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया has named Dipti Gaur Mukherjee Secretary of Ministry of Corporate Affairs as a member of the Board of Securities and Exchange Board of India, ठीक है। तो सीधा सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन बनेगा हमारे पास कि जब हम सेबी की बात करते हैं तो सेबी की बोर्ड मेंबर्स में एक पर्सन का अपॉइंटमेंट हुआ है, क्या नाम है उनका, दीप्ति गौर मुखर्जी। सीधा सीधा करंट अफेयर है, कोई घुमाने वाली बात नहीं है, यहां तक हमें यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं किसके बारे में, थोड़ी सी सेबी के बारे में बात
बात कर लेते हैं। हम कई लेक्चर्स में इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। सेबी की अगर हम बात करते हैं तो इसकी चेयरपर्सन कौन है अभी, तो ये इसकी पहली चेयरपर्सन है, याद रखना है आपने। और चेयरपर्सन का नाम क्या है, माधवीपुरी बुच। क्या नाम आता है इनका, माधवीपुरी बुच भी पढ़ते होंगे या जो भी जिस तरीके से आप देख लेंगे माधवीपुरी बुच आ जाता है। अगर हम बात करें इसके हेडक्वार्टर की, तो हेडक्वार्टर कहाँ पर आ जाएगा बेटा इसका, तो हेडक्वार्टर हमें कहाँ देखने को मिलता है, मुंबई महाराष्ट्र में हमें सेबी का हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। क्लियर हो गया आपके पास। और उसके बाद अगर हम बात करें तो ये कौन सी बॉडी है अपने पास, स्टैट्यूटरी। और ध्यान रखेंगे स्टैट्यूटरी बॉडीज वो बॉडीज होती हैं जो पार्लियामेंट के किसी एक्ट के द्वारा बनाई जाती हैं। तो ये कब बनी थी स्टैट्यूटरी बॉडी अपने पास, 30 जनवरी 1992 को ये हमारे पास बनकर तैयार हो चुकी थी। क्लियर हो गया। और किस मंत्रालय के अंदर काम आता है इसका, तो आपको याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और जब भी आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की बात करते हैं, कौन क्या आंसर निकल कर आता है, कौन है मिनिस्टर अभी, निर्मला सीतारमन। क्या आंसर आ जाता है आपके पास, निर्मला सीतारमन आपके पास आंसर निकल कर आ जाता है। ठीक है, क्लियर है सबके पास यहाँ तक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए अपने साथ, हमने फैक्ट भी सीख लिया किसके साथ, इस करंट अफेयर के साथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखते हैं। अब ये करंट अफेयर हमारे पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाएगा। ठीक है, वैसे भी पंजाब के सेक्शन से भी बनेगा और हमारे पास भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन जाएगा। देखिए क्या लिखा है, कहता है राजा रणधीर सिंह, कितनी उम्र हो चुकी है इनकी, 77। ये कौन है बच्चा, पहले तो ये एक फॉर्मर इंडियन शूटर हैं और वेटरन स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर हैं। इनको प्रेसिडेंट बनाया गया है किसका, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का। और कितने सालों का टेन्योर रहेगा इनका, तो इनका टेन्योर रहेगा कितने साल बेटा, 4 साल। ठीक है, ये नहीं याद करना, याद करने वाला क्या हुआ, इंडियन राजा रणधीर सिंह क्या बने हैं, क्या बने अपने पास, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के क्या बने हैं, प्रेसिडेंट। और याद रखना है कौन थे बेटा ये, तो आपको याद रखना है पुराने इंडियन शूटर रहे हैं, ये आपको यहां पर याद रखना है। ठीक है, अब ये पहले इंडियन बन जाएंगे जो क्या बनेंगे, एज अ प्रेसिडेंट सर्व करेंगे कहां पर, ओसीए में। अगर हम बात करें, क्योंकि देखो क्या था एक्चुअली में, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था शेख अहमद अल फहाद अल सबा फ्रॉम कुवैत। ठीक है, तो ये थे पहले यहाँ पे प्रेसिडेंट, पर अगर एक्टिंग प्रेसिडेंट थे ये। तो अगर हम बात करते हैं बेटा, तो इनको 15 सालों का क्या कर दिया गया, बैन। क्यों, क्योंकि इनके कोई एथिक्स होते होंगे, उन एथिक्स का वायलेशन करा था। किसने वायलेशन करा था बच्चे, इन्होंने। ठीक है, तो याद रखना है सबा के नाम के। अगला कहता है ही वॉज द फर्स्ट इंडियन शूटर जिनको क्या मिला था, गोल्ड मिला था, किसमें बेटा, एशियन गेम्स में। और कब हुए थे एशियन गेम, तो आप क्या टिक करेंगे यहां पर, याद रखेंगे कब हुए थे एशियन गेम, 1978 में हुए थे, याद रखना है। अगर हम बात करें ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया की, तो ये किसके कहाँ का स्पोर्ट्स पूरा का पूरा देख रेख करता है, तो एशिया का, एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ठीक है, चलिए तो ये भी हो गया अपने पास एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। अब आते हैं ऐसी कुछ चीज़ों पे जो हमारे लिए पेपर के लिए इंपॉर्टेंट बन सकती है। देखिए ऐसी बात नहीं है कि इंडिया ने कभी किसी गेम को होस्ट नहीं करा, तो आप लिख लेंगे इंडिया ने कौन कौन से एशियन गेम्स को होस्ट करा है आज तक, ध्यान देंगे आप यहाँ पे। तो अगर हम बात करते हैं कि इंडिया ने किन एशियन गेम्स को होस्ट करा था, तो ये क्वेश्चन सीधा सीधा आपके पास बन सकता है कभी। तो एक आपको याद रखना है 1951 में। ठीक है, तो 1951 के जो एशियन गेम्स हुए थे उनको किसने होस्ट करा था बच्चे, इंडिया ने होस्ट करा था, ये हमें यहाँ पर याद रखना है। और दूसरा 1982, दूसरा वाला कौन सा आता है, 1982, ये भी आपको यहाँ पर सीखना है। ठीक है, तो ये 2 एशियन गेम हो चुके हैं बेटा जिनको किसने होस्ट करा था, तो याद रखना है हमने इसको होस्ट करा था। ठीक है, क्लियर हो गया। अब एक और क्वेश्चन क्या बन सकता था यहां से कि ये कहां डिसाइड हुआ कि इनको क्या बनाया जाएगा, नया प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। तो ध्यान देंगे एक 44th, ध्यान देंगे 44th ओसीए चल रही थी। ओसीए मतलब ओसीए कौन सा हो जाएगा, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया चल रही थी। और ये कहां पर हो रही थी बेटा, तो ये हो रही थी कहां पर, नई दिल्ली में। और इसी नई दिल्ली में डिसाइड किया गया कि अगला प्रेसिडेंट ओसीए का कौन होगा, तो कौन होंगे वो, रणधीर सिंह। क्लियर हो गया। और इन्होंने अगर हम बात करें तो 5 टाइम, ऐसा कह सकते हैं आप यहाँ पे 5 टाइम अगर हम बात करें तो ओलंपिक शूटर रहे हैं, कहां से,
इंडिया से, ठीक है। 5 टाइम या 5 बार क्या रहे हैं हमारे पास ओलंपिक के शूटर रहे हैं। किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे? इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे। क्लियर हो गया आपके पास? चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन और सिखा देती हूँ, क्योंकि कल परसों का जो पेपर हुआ है वहां पे ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। बात कर लेते हैं किसके बारे में बच्चा? फ्यूचर ओलंपिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये हमें इंपॉर्टेंट बन जाएगा और हम इसके साथ जो भी क्वेश्चन बनेंगे उनको देख लेते हैं अच्छे से, ताकि हम कोई क्वेश्चन की गड़बड़ी ना करके आए, ठीक है। देखते हैं, ध्यान देते हैं। पहला बच्चे हमें याद करना है कि जो अभी अभी समर ओलंपिक्स हुए हैं, ध्यान देते हैं, जो अभी अपने पास समर ओलंपिक्स हुए हैं वो कहां पर हुए हैं? हमने पहले ही करंट अफेयर के साथ देखा, कहां पर हुए थे बच्चा? पेरिस फ्रांस। तो एक तो हमें क्लियर हो गया कि पेरिस फ्रांस में कौन से वाले हुए हैं, तो 2024 के समर ओलंपिक्स कहां पर हुए थे? पेरिस फ्रांस में। सेकंड हमें याद रखना है बच्चे कि जो अपने पास अब विंटर ओलंपिक्स होने हैं, ध्यान देंगे, विंटर ओलंपिक्स होने हैं 2026 के, ये कहां होने जा रहे हैं बच्चा? तो ये होने जा रहे हैं कहां पर? इटली में। एग्जैक्ट लोकेशन आप सर्च करके लिख लेंगे, ठीक है। एग्जैक्ट लोकेशन लिखना है तो लिख लो, कोई भारी बात नहीं है, पर आपको क्या याद रखना पड़ेगा कि कहां पर होने जा रहे हैं? ये इटली में होने जा रहे हैं, ये आपको यहां पर क्लियर रखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं 2028-26 हो गया अपने पास, फिर से कौन से होंगे अब यहां पर? फिर से कौन से होंगे आपके पास? समर ओलंपिक्स। और जब आप बात करते हैं समर ओलंपिक्स कब की? 2028 की बात करते हैं, तो 2028 वाले कहां पर होंगे बच्चा? लॉस एंजलिस यूएसए में हो जाएंगे, ठीक है। तो याद रखना है लॉस एंजलिस, और ये कहां पर आ जाएगा आपके पास? यूएसए में आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक जो अभी रिसेंटली पेपर हुआ है PSSB वाला, उसमें यही क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, कि समर ओलंपिक्स 2028 कहां पर होने थे, तो क्या टिक करना था आपने? लॉस एंजलिस इसका आंसर आना था, ठीक है। अब देखिए एक और होंगे अपने पास विंटर ओलंपिक्स, और ध्यान रखना ये कब होंगे? 2030 में। ध्यान देंगे आप यहाँ पे कब होंगे अपने पास? एक 2024, 26, 28 और फिर कौन सा आता है अपने पास? 30 में। और ये कहाँ पर होंगे? फ्रेंच एल्प्स में, ठीक है। तो याद रखना है आपने, एल्प्स माउंटेन का नाम है, ठीक है, फ्रेंच एल्प्स में, ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं जो समर ओलंपिक्स हैं 2032 के, ध्यान देंगे आप यहाँ पे 2032 के जो कौन से वाले होंगे अपने पास? समर ओलंपिक्स होंगे, ये कहां पर होंगे बच्चा? तो ये होंगे ब्रिस्बेन। और ब्रिस्बेन कहां पर आता है? तो आप याद रखेंगे कहां पर आएगा बच्चे? ये ऑस्ट्रेलिया में आएगा, ठीक है। ये चार्ट आपको पता होना चाहिए। जिन करंट अफेयर का फ्यूचर आपको पता होता है कि कब लागू होंगे या कब चलेंगे, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। और अगर हम बात करते हैं किसके बारे में? विंटर वाले, अगले ये विंटर हो गए ना, ये वाले समर होंगे आपके पास, ठीक है। अब एक और विंटर आ जाते हैं आपके पास, अगर हम बात करें तो ये कहां पर होंगे? उताह सिटी। और उताह सिटी कहां पर आ जाती है? यूएसए में। 2032, तो ये कब होंगे बच्चा? 2034 में। और ध्यान देने वाला पॉइंट अब आता है कि 2036 में होने वाले ओलंपिक्स जो कि समर ओलंपिक्स होंगे, इसे प्लानिंग चल रही है कि कौन होस्ट करेगा? कौन होस्ट करेगा? इसे इंडिया होस्ट करेगा, ठीक है। तो एक पूरा का पूरा चार्ट आपने बनाकर तैयार रखना है अपने पास, और पूरा का पूरा इसे क्लियर रखना है अपने पास, ताकि किस तरीके से क्या क्या चल सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। और ये आप देख लेंगे कि ओसीए की मीटिंग कहाँ पर हुई? अच्छा जगह थी यहाँ पे, है ना। हेडक्वार्टर कहाँ पर आते हैं? कुवैत सिटी। और एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी ओसीए की? 1982 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखते हैं। अल्जीरिया के जो प्रेसिडेंट थे उन्हें री इलेक्ट कर लिया गया है। ध्यान देते हैं, जो अल्जीरिया के प्रेसिडेंट थे बच्चा, उन्हें क्या कर लिया गया है? उन्हें री इलेक्ट कर लिया गया है। पहला क्वेश्चन, अल्जीरिया कहाँ पर आएगा? तो अल्जीरिया आ जाएगी कौन सी कंट्री? तो ये नॉर्थ अफ्रीका में आ जाएगी आपके पास, ये याद रखना है। अब इनका नाम क्या है? अब्दुल माजिद टिबोने। क्या नाम है इनका? अब्दुल माजिद क्या आ जाएगा? टिबोने। इनको री इलेक्ट कर लिया गया है कहाँ के लिए? अल्जीरिया के लिए, याद रखना है, सेकेंड टर्म के लिए। बस इतना काफ़ी है। कितने वोट मिले थे इनको? तो 94.7। प्राइम मिनिस्टर कौन है? अभी नादिर नाम का व्यक्ति कौन है वहाँ पर? प्राइम मिनिस्टर। और अगर हम बात करते हैं तो कैपिटल क्या आती है? अल्जीरस। और करेंसी क्या चलती है यहाँ पे? तो करेंसी आप लिख लेंगे अल्जीरियन दिनार। यहाँ पर क्या चलती है बेटा? करेंसी चलती है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला आता है FIH। अब FIH को अगर हम बात करें तो इसी को हम बोलते हैं इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम यहाँ पर? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। अब इसके साथ एक क्वेश्चन जोड़ लो भाई, जब भी हॉकी आएगा हमारे दिमाग से एक बंदा नहीं जाना चाहिए। क्या नाम है उनका? मेजर ध्यानचंद, ठीक है। और अगर हम बात
बात करते हैं मेजर ध्यानचंद की, तो इन्हीं की याद में हम क्या मना रहे हैं, नेशनल स्पोर्ट्स डे मना रहे हैं। कब मना रहे हैं, 29 अगस्त को इनकी बर्थ एनिवर्सरी के तौर पर वो या उनकी याद में ये मनाया जाता है। क्लियर हो गया आपके पास। अब अगर हम बात करते हैं बच्चा इसके साथ का, तो क्या करंट अफेयर है इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए कहता है मोहम्मद तायब इकराम इज सेट टू बी बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन दूसरी बार के लिए। अगर हम बात करें तो ये कौन से नंबर के प्रेसिडेंट बनेंगे हॉकी के, तो 13th आपको याद रखना है। इकराम रिप्रेजेंटिंग हांगकांग एंड मकाओ इज द सोल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। ये देख लेंगे आप इसके साथ का। कहता है द इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ FIH प्रेसिडेंट, और ये सब जो भी इनके लिए चुने गए हैं वो कौन सी वाली मीटिंग में चुने गए हैं, देखो जरा सा यहाँ पे, तो कौन सी नंबर की थी, 49th, और कहां पर हुई थी, मस्कट ओमान में। ये हमें यहां पर याद रखना है, ठीक है। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के हेडक्वार्टर कहां पर है, लाओसाने स्विट्जरलैंड, याद रखेंगे। और अगर हम पूछें इसके बारे में कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1924, ये हमें यहां पर याद रखना है, ठीक है। चलिए अब इसके साथ थोड़ा सा एक दो चीजें और फैक्ट सीख लेते हैं, ये तो हमें क्लियर रखना है अपना वाला। अब हम थोड़ा सा एक दो फैक्ट और देखते हैं, कुछ कप्स आते हैं किसके साथ, हॉकी के साथ, ठीक है, हॉकी के साथ। तो उसमें से एक नाम आ जाता है अगाह कप, याद रखना है आपने, कौन सा आ जाता है, अगाह। एक आप सबने सुना होगा नेहरू ट्रॉफी, कौन सी आ जाती है बच्चा, नेहरू ट्रॉफी। एक आ जाता है ध्यानचंद ट्रॉफी, तो ये तो याद ही रहेंगी आपको, नेहरू ट्रॉफी और ध्यानचंद तो आप भूलेंगे ही नहीं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज आती हैं किसके साथ, हॉकी के साथ, ये भी आपको यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। उसके अलावा एक और आ जाती है, लिखना है तो आप लिख सकते हैं, वेटन आता है उसका नाम, BEIGHTON, ठीक है। ये भी कप किसके साथ एसोसिएटेड है, हॉकी के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। चलिए आगे, आई थिंक मुझे जहाँ तक याद आ रहा है किसी पेपर में नेहरू ट्रॉफी वाला क्वेश्चन था, शायद मुझे याद आ रहा है, शायद हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की अगर हम बात करते हैं तो इनके फॉलोअर्स कितने हो चुके हैं, 1 बिलियन। ये आप खुद पढ़ लेंगे, इसमें कोई भारी बात नहीं है। इंस्टाग्राम में कितने हैं, फेसबुक में कितने हैं, ट्विटर में कितने हैं, ठीक है, ये आप देख लेंगे इसके साथ का, इतना काम का नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला करंट अफेयर इंपॉर्टेंट आ जाता है हमारे पास, इसके साथ के बनने वाले क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। देखिए कहता है टाइम जो कि किसकी मैगजीन है, तो आप याद रखेंगे एक USA की अमेरिकन बेस्ड एक मैगजीन है। इसके अकॉर्डिंग 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल, किस फील्ड की बात कर रहा है, AI की जब भी हम बात करते हैं मतलब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अगर हम बात करते हैं फादर या फिर उसके फाउंडर किसे कहा जाता है, तो आप याद रखेंगे किसे कहा जाता है, जॉन मैकार्थी। किसे कहा जाता है, जॉन MC कार्थी लिख सकते हैं आप, या जो तुम्हारा दिल करे, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ AI बोलते हैं, ठीक है। अब AI की फील्ड की बात हो रही है। देखिए कहता है सुंदर पिचाई जो कि CEO है किसके, गूगल एंड अल्फाबेट के। उसके अलावा इंडिया के अश्विनी वैष्णव जो कि किस मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अनिल कपूर एक एक्टर हैं अगर हम सबको पता हो। इन सब ने किसके ऊपर ज्यादा काम करा है, इन सब ने। इन सब का नाम क्यों आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने AI का प्रयोग करके, ठीक है, या नई तकनीक को आगे बढ़ाने की बात यहाँ पर करी है, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी इसकी 4 डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, जिसमें एक लीडर होता है, एक इनोवेटर होता है, एक शेपर्स होता है और एक कौन होता है, थिंकर, ठीक है। तो ये आप देख लेंगे, इसके साथ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है हमारे पेपर के लिए ये वाला, ठीक है। किस फील्ड की हम बात कर रहे हैं बेटा, हम AI की बात कर रहे हैं, बाकी हम बात नहीं कर रहे हैं, ये बात अपने दिमाग में क्लियर रखना, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला आता है एलन मस्क टू बिकम वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्रिलियनियर बाय 2027। सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन बन जाएगा कि किसके बारे में बात हो रही है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए ये रिपोर्ट किसकी आती है, इनफॉर्मा कनेक्ट एकेडमी रिपोर्ट, ये हमें याद रखना है। और रिपोर्ट का टाइटल क्या था, 2024 के ट्रिलियन डॉलर क्लब के क्लब मतलब कौन हेड करेगा या कौन इसके कह लो कि ट्रिलियनियर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है आपको कौन आएंगे, एलन मस्क। और कब की बात हो रही है बेटा, अगेन फ्यूचर की बात कर दी गई है, तो इंपॉर्टेंट बन जाएगा आपके पास, किसी ना किसी पेपर में ये क्वेश्चन भी बन जाएगा आपके पास। कहता है एज पर द रिपोर्ट, एलन मस्क की अगर हम बात करें तो इन्हें रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, जिनकी नेटवर्थ $US कितनी है, 248 बिलियन। ये आपको यहां पर याद रखना है, ठीक है। अगर हम बात करें सेकंड ट्रिलियनियर की, अगर हम बात करें जो कि 2028 तक बन सकते हैं, कौन आएंगे आपके पास, गौतम अडानी, याद रखना है आपने, जो कि अडानी ग्रुप्स के कौन है, चेयरपर्सन है, ठीक है। आगे
अमंग 3 बिलियनियर हु आर लाइकली टू बी बिकम ट्रिलियनियर बन सकती हैं 2050 तक, उनमें से एक क्या नाम आता है, तो आप याद रखेंगे मेयर करके, फ्रैंकोइस बेटनकोर्ट मेयर, और उसके बाद याद रखना है आपने यहाँ पर इनकी बात हो रही है, ये यहाँ पर आगे जीत सकती है और बन सकती है। ठीक है, आगे इसके साथ का अगला ये हो गया आपके पास यहाँ तक का, ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था। जो फ्यूचर वाले करंट अफेयर होते हैं, मैंने आपको कई बार बोला बेटा ये आपको पढ़कर ही जाने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए अगले आते हैं, अगले बनते हैं अब किसके, एम्बेसडर। तो इंडिया से एक राजदूत जाएगा और कहां पे काम करेगा बेटा, तो कहां पर काम करेगा, आइसलैंड पे काम करेगा, ये आपको यहां पर याद रखना है। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये एक नॉर्डिक, ध्यान रखना है, नॉर्डिक आइलैंड कंट्री है, पहला क्वेश्चन बन जाएगा। और ध्यान से सुन लेंगे कौन से कॉन्टिनेंट में आती है, तो यूरोप में आती है, ये हमारे पास क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर किसके पास है अभी, तो अगर आपको याद हो तो एस जयशंकर के पास आती है। कौन सा वाला मंत्रालय, तो कौन सा मंत्रालय आता है, ये कौन सा मंत्रालय आता है, एक्सटर्नल अफेयर वाला। और इससे पहले तक ये कहां पर काम कर रहे थे, तो डिप्यूटी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बनकर गए हुए थे किसके, यूएन के। ठीक है, और अगर हमसे पूछा जाए कि इसकी कैपिटल क्या आती है, तो आप याद रखेंगे रेजाविक पढ़ेंगे इसको शायद यहाँ पे, हाँ इसे पढ़ेंगे आप यहाँ पे रेकाबजिक पढ़ेंगे, जिस तरीके से आप पढ़ लेंगे ये आती है आइसलैंड की, क्या निकल कर आती है, कैपिटल। ठीक है, चलिए हो गया एक और इंपॉर्टेंट, अगला बढ़ते हैं। अगला आता है इंडियाज एम्बेसडर टू क्रोएशिया। अब क्रोएशिया के कौन बने हैं नेक्स्ट एम्बेसडर, अरुण गोयल। ठीक है, कौन बने यहाँ पे, अरुण गोयल। किसे सक्सीड कर रहे हैं, राजकुमार श्रीवास्तव को। अगर हम गोयल की बात करते हैं, ठीक है, तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो हमें याद रखना है ये कहाँ से रिटायर हो रहे हैं, तो पहला क्वेश्चन आपके पास क्या बन जाएगा, ये रिटायर हो रहे हैं, सॉरी ये रिटायर्ड 1985 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं पंजाब कैडर के, और इन्होंने एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए भी काम करा हुआ है पहले से। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें ये भी कहाँ पर आती है, क्रोएशिया भी, तो यूरोप में आती है। और इसकी कैपिटल की बात करें तो इसकी कैपिटल आती है ज़ैग्रेब। क्या जाती है आपके पास, ज़ैग्रेब। ठीक है, सीधा सीधा फैक्चुअल है बेटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, चेयरपर्सन ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी के साथ फिर आपके पास हिंदी दिवस भी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसी के साथ आपके पास क्या जुड़ेगा बेटा, हिंदी दिवस वाला पॉइंट भी यहाँ पर जुड़ेगा। ठीक है, देखिए कहता है यूनियन मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन, क्या नाम आता है, श्री अमित शाह को इलेक्ट किया गया, री इलेक्ट किया गया है चेयरपर्सन किसका बेटा, तो उन्हें चेयरपर्सन किसका बनाया गया है, पार्लियामेंट्री कमेटी। पार्लियामेंट्री कमेटी किस बॉडी के लिए, किस काम के लिए, ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए, याद रखना है, ताकि हिंदी को क्या किया जा सके, हिंदी को आगे प्रमोट किया जा सके, या फिर किसी भी भाषा को आगे क्या किया जा सके, प्रमोट किया जा सके। ठीक है, अब देखिए कहता है पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, ये कौन से सेक्शन के अंदर बनी थी, नहीं याद रखना, एक्ट पूछ सकता है, तो 1963 इन 1976 कंप्राइजिंग 30 मेंबर होते हैं टोटल यहाँ पे, जिसमें से 20 कहाँ से आते हैं, लोकसभा से, और 10 कहाँ से आते हैं, राज्यसभा से, जिनका काम क्या होता है कि लैंग्वेज का क्या करना, वहाँ पर ग्रोथ करना, और उसका जो यूज़ है वो ऑफिशियल तौर पे लेकर आना, उसके लिए ये कमेटी बनाई जाती है। क्लियर हो गया। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो 8वां शेड्यूल है, ठीक है, वो कितनी लैंग्वेजेस के बारे में बात करता है बेटा, तो 22 लैंग्वेजेस के बारे में बात करता है। ठीक है, आप चलिए मैं ही आपको इसके साथ लास्ट में और सिखा दूंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ। अगला आता है अब आपके पास कौन सी न्यूज़, नेशनल न्यूज़ आ जाती है, इनके बारे में देख लेते हैं। पहला कहता है बच्चे यहाँ पर हमारे पास कहता है जल संचय जन भागीदारी। देखिए बेटा, एक्चुअली में हमें पता है कि जिस प्रकार से पानी की शॉर्टेज होने जा रही है, पानी की जो शॉर्टेज है उसे कंप्लीट करने के लिए हमें कोई ना कोई क्या करने पड़ेंगे, स्टेप्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और क्या नाम है इसका, जल संचय जल भागीदारी। ठीक है, जन भागीदारी मतलब कि पानी को बचाना, सोसाइटी एज वेल एज गवर्नमेंट दोनों की भागीदारी देखने को मिलती है। ठीक है, देखिए कहता है नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली लॉन्च करा है, इसे कहां से और कहां से किया है बेटा, सूरत से। जब भी हम सूरत बोलते हैं, सूरत को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे कहा जाता है डायमंड सिटी ऑफ इंडिया। क्या कहते हैं इसको हम, डायमंड सिटी ऑफ इंडिया। और कौन सी नदी के किनारे है भाई, तो कौन सी नदी के किनारे है, ताप्ती, और इस ताप्ती को तापी भी कहा जाता है। कहता है बच्चे कि इस प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो हमने मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने पूरा का पूरा जोर लगाया है कि पानी को या रेन वाटर को क्या किया जा सके, कंजर्व किया जा सके। ठीक है, अगला क्या कहता है, द इनिशिएटिव इंक्लूड द कंस्ट्रक्शन
कंस्ट्रक्शन ऑफ कितने हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाए जाएंगे, तो 24,800 कहाँ पर बेटा, गुजरात में, ताकि पानी की जो शॉर्टेज होने वाली है उससे क्या किया जा सके, उसे बचा जा सके। ठीक है, क्लियर हो गया आपके पास। अगला कहता है इसके साथ का जल संचय, अगर हम इसकी बात करें, या मैंने आपको बता दिया कि पानी के लिए चलाया जाएगा, मतलब पानी की जो शॉर्टेज हो रही है उसके लिए, कहता है किन किन डिस्ट्रिक्ट्स में चलेगा, तो सूरत, तापी, डांग, नवसारी और वलसाड याद रखना है। इंडिया विथ ओनली 4% ऑफ वर्ल्ड्स फ्रेश वाटर आने, मतलब बेटा देखो जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, जीव जंतु सब नष्ट हो रहे हैं, तो पानी भी नष्ट हो रहा है अपने पास यहाँ पे, उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये चलाया जा रहा है। अब देखते हैं बच्चा, यहाँ पर समझने वाला आया, कहता है ये जो इनिशिएटिव है इसको क्या कह सकते हैं आप, यहाँ पे कैच द रेन कैंपेन बोला गया है, जिसमें इसको कब लॉन्च किया गया था, 2019 में। और इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो 1592 ब्लॉक्स में 256 वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री, ताकि इन्हें क्या किया जा सके, पानी को कंजर्व किया जा सके। ठीक है, क्लियर है। और मेन काम क्या होगा, लोगों में अवेयरनेस फैलाना, ताकि वो किसे कंट्रोल कर सके, अपनी जो वाटर स्कैरेसिटी आने वाली प्रॉब्लम है उसे क्या कर सके, रोक सके। ठीक है, चलिए अब इसके साथ का एक दो चीजें और सीख लेते हैं क्या क्या बन सकती है। ठीक है, देखो बेटा, एक नागालैंड का ही ना ऐसी एक कंजर्वेशन प्रोग्राम था, ध्यान देंगे, क्या नाम था नागालैंड का, उस प्रोग्राम का नाम था बच्चे ज़ैबो। ठीक है, ज़ैबो में भी क्या करना था, वाटर को कंजर्व करना था, सीधी बात है, क्या करना था बच्चे, पानी को कंजर्व करना था। ऐसे ही चला था जल जीवन हरियाली, ध्यान देंगे, जल जीवन हरियाली, और ये कहां पर चला था बेटा, तो ये चला था कहां पर, बिहार में। ये भी आपको याद रखना है। ऐसी मिलता जुलता प्रोग्राम है जिसमें किसको कंजर्व कर रहे हैं हम, यहाँ पे पानी को कंजर्व करने की बात कर रहे हैं। उसके अलावा एक चला था आंध्र प्रदेश में, जिसका नाम था नीरू चिट्टू। क्या नाम था, नीरू चिट्टू पढ़ते होंगे इसे, नीरू चिट्टू आपने याद रखना है। ये भी कैसे प्रोग्राम है बेटा, ये भी अलग अलग स्टेट ने इनिशिएट लिया था कि वो भी पानी को क्या कर सके, यहाँ पर बचा सके। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो एक मिशन चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा, जिसका नाम आता है जल जीवन मिशन। कोई भारी बात नहीं है, सीधे सीधे याद हो जाएगा, जल जीवन मिशन याद रखेंगे आप। और अगर हम जल जीवन मिशन की बात करते हैं, इसे कब लाया गया था, 2019 में। अब अगर अगला देखें तो अटल भूजल योजना चलाई गई थी, सॉरी अटल आएगा ना, हाँ, अटल भूजल योजना, ये भी आपको याद रखनी है। ठीक है, और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, अटल भूजल योजना के अलावा हम बात करते हैं तो नमामि गंगे प्रोजेक्ट, अगर आपको पता हो, इस नमामि में हम गंगा रिवर को भी क्या कर रहे थे, प्रोटेक्ट कर रहे थे। ठीक है, तो नमामि गंगे प्रोजेक्ट, ये आपको यहाँ पर, या प्रोग्राम इसे कहा जाता है, ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गए आपके साथ बनने वाले फैक्ट, आप ऐड कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला, इसके बाद अगला आता है बच्चे, अबू धाबी के जो क्राउन प्रिंस है वो कहाँ पर विजिट कर रहे हैं, इंडिया में। ठीक है, अब उनका नाम, अब पहले ये देखो बेटा, कहता है इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट किन किन बातों पे होने वाला है, पहला समझते हैं। पहला बच्चे यहाँ पर बात की जाएगी किस पे, न्यूक्लियर एनर्जी पे। याद करो, मैंने आपके सामने एक वीडियो बनवाई थी, वीडियो बनाई थी, उसके साथ मैंने किसी फैक्ट में भी ऐड करा होगा। जब भी हम न्यूक्लियर एनर्जी की बात करते हैं, हमारे पास 22 रिएक्टर्स हैं, और कितने पावर प्लांट में, 7 पावर प्लांट्स में, ये आपको याद रखना है। उसके अलावा पेट्रोलियम पे बात हो रही है, उसके अलावा नेचुरल गैस पे बात हो रही है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो हम यूपीआई लॉन्च कर चुके हैं, कहाँ पे भैया, तो दुबई में। ये आपको यहाँ पर याद रखना है, या अबू धाबी आप याद रखेंगे, ये भी आपको क्लियर रखना है। ठीक है, यूपीआई मतलब इंडियन रुपए ने इंट्रोड्यूस करा था यहाँ पर। उसके अलावा अगर हम बात करें तो हमने हिंदू टेम्पल भी बनाने की बात करी थी, और कहाँ पे बनाने की बात की थी बच्चा, तो अबू धाबी में। क्यों, क्योंकि हम अपने रिलेशंस टर्म्स को क्या कर रहे होते हैं, यहाँ से स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम एक और जोड़ सकते हैं, यहाँ पे फूड पार्क्स बनाने की बात हो रही है। ठीक है, अब बस नाम पढ़ना है और नाम पढ़ के खत्म करना है इसको। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, कहता है क्या नाम है इन प्रिंस का, तो शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जैद अल नहान। तो भाई नहाने आया है, बस ऐसे याद रखो। ठीक है, नहाने से याद रखो, नहाना काफ़ी है आपके लिए, बाकी सब जो शीट में दिखेगा टिक कर लेंगे आप। और देखो बेटा, ये लिखा हुआ है, ये फर्स्ट ऑफिशियल विजिट है उनकी इंडिया में, जो कि कौन है, क्राउन प्रिंस ऑफ अबू धाबी है। ठीक है, चलिए अगर हम करेंसी की बात करते हैं तो दिरहम आती है और कैपिटल आती है अबू धाबी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, और अगला क्वेश्चन इसके साथ देख लेते हैं। ठीक है, चलिए
पीएम की ई ड्राइव स्कीम आई है फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल रेवोल्यूशन। ठीक है बेटा, देखो सीधी सीधी बात है, एक्चुअली में हमें जो ये क्या बढ़ रहा है अपने पास, जो पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, इस पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है। इसी के साथ साथ हमें और भी, मतलब बोलने का मतलब है जो क्लाइमेट में आने वाला चेंज है उसे कंट्रोल करना है। किसकी वजह से? जो व्हीकल वगैरह की वजह से आएगा। इन सब के लिए इसको लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बन जाएगा यहां से। पहला बनेगा इसका फुल फॉर्म, तो क्या आ जाएगा? प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेशन व्हीकल एनहांसमेंट, ये सीधा क्वेश्चन आपके पास बन जाएगा। ठीक है, स्कीम की बात करें तो कितना करोड़ की बात की जा रही है? 10,900 करोड़ की बात की जा रही है ओवर 2 ईयर्स, ताकि क्या क्या किया जा सके? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अडॉप्ट करें, ताकि हम एयर क्वालिटी को भी क्या कर सकें, यहां पर इंप्रूव कर सकें। साथ ही साथ जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होता है ट्रांसपोर्टेशन से, उसे भी यहाँ पर कंट्रोल कर सके। ठीक है, तो 2 व्हीलर्स हो गए, 3 व्हीलर्स हो गए, इन सबको इंसेंटिव दिए जाएंगे, सब्सिडीज प्रोवाइड की जाएंगी, ई एम्बुलेंस लाने की बात की जाएगी। ठीक है, ई एम्बुलेंस आएंगी अपने पास, और उसके अलावा बात करें तो ई बसेस के बारे में बात होगी। और अगला क्या लिखा है यहाँ पे? 2000 करोड़ एलोकेट किया जाएगा और इंस्टॉल किया जाएगा फास्ट चार्जर अक्रॉस सिटीज, ताकि किसी भी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसको चलने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, क्लियर हो गया आपके पास। इसी के साथ याद करो, एक थी स्क्रैपिंग पॉलिसी। स्क्रैपिंग पॉलिसी में भी क्या करना था? जितने भी पुराने व्हीकल्स हैं उन्हें क्या करना है? डिस्ट्रॉय करना है। ठीक है, डिस्ट्रॉय करना मतलब, डिस्ट्रॉय मतलब उनको खत्म, स्क्रैप कर देना है। ठीक है, तो ये आप यहाँ से सीख लेंगे इसके साथ के बनने वाले क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। इसके बाद अगला आता है सबसे इंपॉर्टेंट, पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल दिया गया और नाम रखा गया क्या बेटा हमारे पास? श्री विजयमपुरम। क्या नाम आता है इसका? श्री विजयमपुरम। ये हमें यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, ये पहली बार नहीं हो रहा, पहला क्वेश्चन आपके पास है, ये पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले भी जो मोदी सरकार है वो कॉलोनियल, जो हम देखो बेटा, हम एक्चुअली में ब्रिटेन की जड़ों से जुड़े पड़े हैं, अभी तक हम कहीं ना कहीं पे उनके नामों को नहीं छोड़ पाए हैं। तो अब मोदी सरकार क्या कर रही है? उनके नामों को छोड़ने की बात कर रही है, और अपनी ग्लोरी है, जो हमारी ग्लोरी गुम हो चुकी है, उस ग्लोरी को उठाने की यहां पर बात कर रही है। ठीक है, देखिए कहता है बच्चे, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो कि कौन आते हैं अपने पास? श्री अमित शाह ने अनाउंस करा कि हम पोर्ट ब्लेयर, जो कि राजधानी है किसकी? अंडमान निकोबार की, इसका नाम चेंज करके क्या रखेंगे? श्री विजयपुरम। आपने याद रखना है। ये तो क्लियर हो गया आपके पास। कहता है अगर हम बात करें यहां पर, अब देखिए बेटा, इसके साथ के बनने वाले क्वेश्चन क्या क्या हमारे पास रह सकते हैं और किन किन चीजों के बारे में हम यहां पर बात कर सकते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन ये बन सकता है बेटा कि कौन नाम चेंज कर सकता है? तो कौन नाम चेंज कर सकता है? तो आपको याद रखना है पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट ऐसा कौन से आर्टिकल के थ्रू कर रहा है? तो आर्टिकल नंबर 3 के थ्रू कर रहा है, ताकि वो क्या कर सकता है? उनका नाम, उनकी बाउंड्री को क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। ये आपको यहां पर याद रखना है। ठीक है, अब देखते हैं। कहता है बच्चे, इसकी एक अपना इतिहास है, इसका नाम श्री विजयमपुरम ही क्यों रखा गया है? समझाती हूं आपको, और इसके साथ के जो क्वेश्चन रहेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, देखो बेटा, एक्चुअली में क्या स्टोरी है, जब आप मेडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो एक चैप्टर आप पढ़कर जाते हैं, जिस चैप्टर का नाम है इंपीरियल चोला। क्या नाम आता है इस चैप्टर का? इंपीरियल चोलास। और इस इंपीरियल चोलास के अंदर 2 राजा आते हैं, ध्यान देना, कौन आते हैं अपने पास? 2 दिग्गज राजा आते हैं, जिसमें से एक आते हैं बेटा राजा चोला। क्या नाम आता है इनका? राजा चोला आता है। और एक इनके बेटे हुए, जिनका नाम क्या था? राजेंद्र चोला। क्या नाम था इनका बेटा? राजेंद्र चोला। और इन राजेंद्र चोला ने, ध्यान देते हैं आप यहाँ पे, इन राजेंद्र चोला ने, एक सेकंड देना बेटा, यहाँ पे बना देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे बना देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, देखो मान लेते हैं कि ये अपने पास कौन सा वाला आ गया? अपने पास इंडिया आ गया। ठीक है, जब हम इंपीरियल चोलास की बात करते हैं तो इंपीरियल चोलास हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? मेडिवल हिस्ट्री में देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये आपके पास आ गया। इंपीरियल चोलास का फाउंडर किसे बोला जाता है? तो ध्यान देंगे, इस डायनेस्टी का फाउंडर किसे कहा जाता है? विजय आल्या को। किसे कहा जाता है? विजय आल्या को। विजय माल्या ही मत लिख देना बेटा, विजय आल्या है। ठीक है, ध्यान देंगे। अब समझिए कि इसके साथ यहां पर ये इंपीरियल चोलास हो गए, और यहां कहीं पे बे ऑफ बंगाल, और इधर एक कौन सा अपने पास वो आ जाता है? यूटी आ जाती है, आज की पोर्ट ब्लेयर। तो अगर इंपीरियल चोलास की आप बात करते हैं तो इन्होंने नॉर्थ में अपने आप को ना एक्सपैंड करके कहां की तरफ एक्सपैंड करा?
पानी की तरफ अपने आप को एक्सपैंड करा और साउथ में एक्सपैंड करा। पर अगर आपको साउथ में जाना है तो आपको बीच में कहाँ रुकना पड़ेगा बेटा, किस जगह पे रुकना पड़ेगा? अंडमान निकोबार। और अंडमान निकोबार की जब आप बात करते हैं, ठीक है, तो इसका नाम याद रखना है आपने, इसका नाम अंडमान निकोबार तो बाद में पड़ेगा ना बेटा, पहले इसका नाम क्या था? तो आपको याद रखना है मनाकापुरम, ठीक है, या ऐसे लिखेंगे इसे, मनाकावरम लिखेंगे इसे, ठीक है, मनाकावरम, ठीक है, याद रखना है मनाकावरम, ये इसका नाम था, ठीक है। अब यहां से इस व्यक्ति ने अपने एक्सपीडिशंस को और कंटिन्यू रखा और आगे जाकर क्या करा था? सेटअप करा था, ठीक है, ये क्लियर हो गया आपके पास। और अगर हम बात करते हैं, और ये सब हमें कहां से पता चल रहा है बेटा, ध्यान देना, तो यह हमें पता चल रहा है राजेंद्र चोला के इंस्क्रिप्शन, और उस इंस्क्रिप्शन का नाम है थंजावुर। क्या नाम है? थंजावुर इंस्क्रिप्शन। ये आपने यहां पर क्लियर रखना है, तमिलनाडु में आएगा इंस्क्रिप्शन। और यहां से हमें पता चलता है कि जो इंपीरियल चोला डायनेस्टी थी उसका एक राजा था, राजा का नाम था राजेंद्र चोला वन। और राजेंद्र चोला वन ने, अगर हम बात करें तो अपने आप को सेटल करने के लिए, या मतलब सीधे बात कह सकते हैं कि अपने एरिया को एक्सपैंड करा था, और एक्सपैंड करते करते वो कहां तक पहुंच गए थे? तो वो इंडोनेशिया पहुंचे थे, और इंडोनेशिया में नाम रखा गया था श्रीविजयम। क्या रखा गया था? श्रीविजयम। ये आपको यहां पर क्लियर रखना है। और इसी श्रीविजयम से नाम निकल कर आता है कौन सा वाला? श्रीविद्यापुरम। ये आपने यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें बेटा, जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री में यहाँ पे नाम आता है किसका? सुभाष चंद्र बोस का। क्यों? क्योंकि जब सुभाष चंद्र बोस अपनी सेना तैयार करने गए हुए थे, ध्यान देंगे आप, जब वो आज़ाद हिंद फौज को क्या कर रहे थे? तैयार कर रहे थे, तो उनकी आज़ाद हिंद फौज ने आकर सबसे पहला भारत का झंडा कहाँ लहराया था? पोर्ट ब्लेयर में, याद रखना है। और कब की हम बात कर रहे हैं? 1943 की हम बात कर रहे हैं। उसके अलावा अगर हम करें 2023 में गवर्नमेंट ऑफ, अगर हम बात करते हैं, इंडिया ने 21 लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ अंडमान निकोबार के नामों को चेंज करा था, याद रखना है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो ये नाम कुछ यहां पर बदले भी गए हैं। अब जो नाम बदले गए हैं वो आपको मैं लिखवा देती हूं ताकि आप कोई गड़बड़ ना करें। ये पुराने पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट हो गया और अब आने वाले पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। देखो, एक नाम यहां लिख देती हूं मैं, है ना, हाँ यहां पे लिख देते हैं, ठीक है। एक आता है बच्चे, एक नाम आता है आपके पास, पहले वाले का नाम आता है रॉज आइलैंड। क्या नाम आता है बेटा इसका? रॉज आइलैंड। जिसे देखो यहाँ पे लिखा होगा, जिसे लिखा है रॉज आइलैंड का नाम क्या रखा गया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, ठीक है। उसके अलावा एक और था नील आइलैंड, याद रखना है आपने, जिसका नाम रखा गया शहीद द्वीप। ये क्लियर रखेंगे आप। और उसके अलावा एक और था आपके पास जिसका नाम क्या था? हैवलॉक। और हैवलॉक का नाम रखा गया था स्वराज द्वीप, ठीक है। क्या नाम रखा गया था? स्वराज द्वीप। ये आपने यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। चलिए, हो गया। उसके अलावा बच्चा, वीडी सावरकर को भी काले पानी की जो सजा थी, जो काला पानी जेल थी, वो भी कहाँ पर थी? अंडमान निकोबार, जिसे सेल्यूलर जेल भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, अगला कहता है बच्चे कि उत्तर प्रदेश के जो सीएम है, क्या नाम है उनका? योगी आदित्यनाथ। इन्होंने इनॉग्रेट करा है जटायु कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर, और कहाँ खोला गया है इसे? भैरीवाशी में, ठीक है। तो भैरीवाशी, ये आपको भैरव ऋषि आप या भैरवाशी से याद कर सकते हैं आप यहाँ पे। और ये वर्ल्ड का पहला डेडिकेटेड कंजर्वेशन और ब्रीडिंग सेंटर बनेगा। किसके लिए? एशियन गिद्ध कहते हैं ना, जिसे हम गिद्ध कहते हैं, उस गिद्ध की यहाँ पर बात की जा रही है। इस गिद्ध की अगर हम बात करें तो इसे किस IUCN की किस लिस्ट के अंदर डाला गया है? एंडेंजर्ड के अंदर। आप मुझे बताएंगे IUCN कब बना, इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, और अगर हम बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया आपके पास? देखो बेटा, जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हम पे तो इसका असर हो ही रहा है, पर इसका ज़्यादा असर किस पर हो रहा है? हमारे नेचर पर ज़्यादा करके असर हो रहा है, और वो असर हमें दिख ही रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे आता है अगला, इंडिया का पहला ग्रेन ATM, ठीक है। इस तरीके का एक ATM होगा। अब इसे समझते हैं बेटा, ग्रेन ATM का मतलब क्या हो गया? देखो, कई बारी जो राशन विक्रेता होते हैं, जिनको हम PDS भी कहते हैं, वो कई बारी राशन में धांधली कर देते हैं, ठीक है। उस धांधली से बचने के लिए, धांधली ना करे, कोई किसी को राशन ज़्यादा ना दे दे, इस प्रकार की एक्टिविटी से, और दूसरी बात ये लंबी लाइनों पे लगना पड़ता है, इन सब चीज़ों को कम करने के लिए एक और ATM, ग्रेन ATM लाया गया है, जो कि आप याद रखेंगे किसको बढ़ाने के लिए? फूड सिक्योरिटी को। तो कहता है यूनाइटेड नेशन का जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है और जो उड़ीसा की सरकार है, उन्होंने लॉन्च करा है पहला ग्रेन ATM, और इसका नाम क्या होगा? अन्नपूर्ति। नाम से क्लियर है, अन्न मतलब अनाज और पूर्ति मतलब फुलफिल करना।
कहता है। और इसे कहाँ लॉन्च किया गया है? तो उड़ीसा की कैपिटल, और उड़ीसा की कैपिटल कहाँ पर आती है? भुवनेश्वर आती है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो उड़ीसा पहला राज्य बन जाएगा राउंड द क्लॉक एक्सेस टू द पीडीएस, एनहांसिंग कन्वीनियंस एंड एफिशिएंसी, ठीक है। द ग्रेन एटीएम ऑपरेट्स 24 आवर्स अ डे, अलाउइंग बेनिफिशरीज टू एक्सेस पीडीएस सिस्टम। पीडीएस पता ना बेटा, जो हम डीपू भी कहते हैं सस्ती भाषा में इसको, ठीक है। उसके बाद ये कितना किलोग्राम ग्रेन दे सकेगा यहाँ पे? तो 50 किलोग्राम विद इन 5 मिनट, रिड्यूसिंग वेटिंग टाइम बाय 70%। तो पहले क्या करना पड़ता था? लोगों को लंबी लंबी लाइनों पे लगना पड़ता था, उससे बचने के लिए इसे लाया गया है, ठीक है। आगे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की बात करें तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 19 दिसंबर 1961 को। हेडक्वार्टर कहाँ पर आते हैं बेटे इसके? तो आप याद रखेंगे रोम, इटली में। और अगर हम बात करें तो ये किसके लिए बात करता है? ज़्यादा करके ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है जो मील के बारे में ज़्यादा बात करती है, ठीक है। चलिए अगला आता है मिशन मौसम। ध्यान देंगे आप यहाँ पे, क्या नाम है बेटा इसका? यहाँ पर मिशन मौसम, ये हमें यहाँ पर याद करना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन जो पेपर में बन सकता है, ठीक है, बन सकता है, क्या है कि मौसम जो वर्ड है ये कहाँ से लिया गया वर्ड है? तो पहला क्वेश्चन बन जाएगा ये वर्ड कहाँ से आता है अपने पास? ये आता है कहाँ से? अरेबिक वर्ड है, ठीक है। कौन सा वर्ड आता है? अरेबिक वर्ड, जिससे आप सीजनल विंड भी कह देते हैं, और आप ऐसा कह सकते हैं चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड। जब विंड्स की डायरेक्शन बदलती जाती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे मौसम, उसे कहते हैं मौसम कहते हैं, ठीक है। देखिए तो यूनियन कैबिनेट जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रूव कर दिया है कि लास्ट अगले 2 सालों के लिए क्या लॉन्च किया जाएगा बेटा? मिशन मौसम। इसका क्या एम रहेगा? क्या रहेगा यहाँ पे कि इंडिया की कैपेबिलिटीज को बढ़ाना है ताकि प्रिडिक्ट किया जा सके, और जो भी एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते हैं और जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसके बारे में हम पूरा का पूरा जोर दे पाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया? सीधा सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन था और कोई बारी बात नहीं है। अच्छा, इंडिया में मॉनसून कहाँ से आते हैं आप मुझे बताएंगे, ठीक है। इंडिया में मॉनसून किस डायरेक्शन से आते हैं? क्या वो साउथ वेस्ट से आते हैं या नॉर्थ ईस्ट से आते हैं? आप मुझे बताएंगे, ठीक है। चलिए अगला आता है आपके पास क्वेश्चन, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन रहेगा आपके पास ये वाला। अगर हम बात करते हैं इसकी, तो इसकी पहली मीटिंग कहाँ पर हुई है? तो आप याद रखेंगे ये हुई है, अगर हम बात करें तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसकी पहली मीटिंग को क्या करा है? हेड करा है। और इसका मेन एम क्या रहेगा बच्चे? नाम है इसका अनुसंधान, मतलब रिसर्च के ऊपर काम करेगा। तो इंडिया की साइंस एंड टेक्नोलॉजी लैंडस्केप को बढ़ाएगा, साथ ही साथ रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए भी काम करेगा, ठीक है। सीधा फैक्चुअल है और कोई भारी बात नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगला देखते हैं। अगला आता है 132nd एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, ठीक है। देखिए भाई, क्योंकि ये अभी अभी जो आपका एसएससी का पेपर हुआ है वहां पर क्वेश्चन आया है ये वाला, ठीक है। देखिए अगर हम बात करते हैं किसकी? स्वामी विवेकानंद की, तो इनका रियल नेम क्या आ जाता है? तो इनका रियल नेम आता है नरेंद्र नाथ दत्त। ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है, क्या नाम आता है इनका? नरेंद्र नाथ दत्त। और एक ना पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन हुई थी, कहाँ पर हुई थी? शिकागो में 1893 में, जहाँ पर ये गए थे और वहाँ जाकर इन्होंने जो इंसान मटेरियलिस्टिक हो जाता है और एक वो इंसान जो स्पिरिचुअल रहता है, इन दोनों के बीच में कैसे बैलेंस बनाना है वो वहाँ पर सिखाया था। अगर हम बात करें तो इनके गुरु का नाम क्या था? याद रखेंगे रामाकृष्ण। और उन्हीं के नाम पर ये क्या फाउंड करेंगे? रामाकृष्ण मिशन को फाउंड करेंगे। जब आप ब्राइट एकेडमी आते हैं इस वाली साइड से, पेट्रोल पंप वाली साइड से, तो आपको ये देखने को मिलता है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो ये कब बनाया गया था? रामाकृष्ण मिशन 1897 में, ठीक है। इनकी 2 बुक्स भी हैं, एक का नाम क्या है? राजयोग, और एक का नाम क्या आता है बेटा? कर्म योग। आपने याद रखना है, ठीक है। इन्हीं की याद में हम हर साल 12 जनवरी को क्या मनाते हैं? नेशनल यूथ डे मनाते हैं, याद रखना है। और जब भी हम 12 अगस्त की बात करते हैं, 12 अगस्त को हम वर्ल्ड यूथ डे मनाते हैं, ये हमें यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। चलिए हो गया एक और क्वेश्चन, अगला देखते हैं, अगला इसके बाद, ठीक है। चलिए अगला कौन सा सेक्शन आता है? इंटरनेशनल। बात कर लेते हैं। कहता है बच्चे, इंडिया का पहला सोलर फेस्टिवल, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही कहा था, मैंने आपको कहा था कि जब भी हम सोलर फेस्टिवल या इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करेंगे तो हमें फ्रांस याद रखना पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं, आते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे। कहता है नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअली क्या करा है? यहाँ पर 2 दिन का इंटरनेशनल सोलर फेयर चलाया है। और कहाँ पे बेटा? तो ये न्यू मंडपम, भारत मंडपम कहाँ पर आता है? नई दिल्ली में आता है, ठीक है। जिसमें हमें क्या करना है? सोलर एनर्जी को बढ़ाना है, ठीक है, याद रखेंगे। और कितना फोल्ड? तो 32 फोल्ड बढ़ाना है। कितने आने वाले सालों में?
10 सालों में आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। उसके बाद कहता है इट हैज सेट अ टारगेट टू अचीव 500 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल्स। नॉन फॉसिल के अंदर सोलर, विंड, बायो एनर्जी सब आ जाएगी। और याद करो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी कब की बात करता है, 2030 की बात करता है। अगर हम बात करें इसे किसने ऑर्गेनाइज करा है सोलर फेस्टिवल को, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने। और मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले ही कि ये किसके साथ हम यहाँ पे एक एग्रीमेंट कर आए थे, फ्रांस के साथ। फ्रांस और इंडिया का ये एक एग्रीमेंट है और जो कब स्टार्ट किया गया, इसकी स्थापना की गई थी 2015 में। हेडक्वार्टर कहां पर है, गुरुग्राम में। और इसके चेयरपर्सन कौन है, अजय माथुर। ये आपको यहां पर क्लियर रखना है, ठीक है। कौन है इनके कौन आते हैं इसके चेयरमैन, तो आप याद रखेंगे अजय माथुर, ठीक है। क्लियर हो गया आपके पास। अब ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन आपको याद ही करने पड़ेंगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इसी के साथ का एक और करंट अफेयर जुड़ता है कि नेपाल जो है वो 101, ठीक है, क्या बन चुका है अपने पास, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मेंबर बन चुका है। ये आपको यहां पर क्लियर रखना है, ठीक है। नेपाल आ गया तो 2-3 क्वेश्चन सीख लेते हैं। 2 क्वेश्चन पहला सीखते हैं, हम इनकी मदद कर रहे थे कौन सी सैटेलाइट के लिए, मुनाल सैटेलाइट, याद रखना है, ठीक है, याद रखेंगे आप यहाँ पे। फिर उसके अलावा माउंट एवरेस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चोटी जो है वो भी हमें कहाँ देखने को मिलती है, नेपाल में देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद याद रखेंगे लास्ट कौन सा वाला था, तो पैराग्वे था, जो क्या बना था 100 मेंबर। और 101 कौन बन चुका है बेटा, हमारे पास नेपाल बन चुका है, ठीक है। बाकी आप देख लेंगे इसके साथ का। चलिए आगे आता है ब्रिक्स लिटरेचर फोरम 2024। कहां पर हो रहा है बेटा, ये रशिया में हो रहा है। ये हमें यहां पर याद रखना है, ठीक है। देखिए ब्रिक्स की जब भी हम बात करते हैं, ये एक क्या है, तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल, क्या आती है बच्चा, ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगर हम बात करें ब्रिक्स की तो क्या फुल फॉर्म क्या आ जाएगी आपके पास, ब्राजील। फिर क्या आता है आपके पास यहाँ पे रशिया। रशिया के बाद क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे इंडिया, ठीक है, याद रखेंगे आप। और इंडिया के बाद अगर हम बात करें ब्रिक्स, ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे तो क्या आ जाता है अपने पास, चाइना। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो साउथ अफ्रीका हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हो गए अपने पास कौन से वाले मेंबर, ब्रिक्स के। और अगर आपको याद हो तो इसी साल 4 नई कंट्रीज ने भी इसको क्या करा था, आगे ज्वाइन करा था। उनका नाम क्या था, तो उनका नाम आता है आपके पास ईरान, उसके बाद नाम आता है इजिप्ट, ध्यान देंगे आप यहाँ पे, ईरान। ईरान के बाद कौन सा आ जाता है, इजिप्ट। उसके बाद आ जाएगा आपके पास इथोपिया, क्या आ जाएगा यहाँ पर, इथोपिया, याद रखना है आपने। और एक और नाम निकल कर आता है जिसका नाम है UAE, ठीक है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। अब समझते हैं हम यहाँ क्या पढ़ रहे थे। हम पढ़ रहे थे कि जो ब्रिक्स है बच्चे, ये क्या कर रहा है, ये एक लिटरेचर फोरम चला रहा है। मतलब इन कंट्रीज के जितने भी पोएट्स हैं, स्कॉलर्स हैं, उनकी एक मीटिंग हो रही है। कहां पर हो रही है, कजान। और कजान कहां पर आता है, रशिया में। और थीम क्या थी इसकी, वर्ल्ड लिटरेचर इन द न्यू रियलिटी, डायलॉग ऑफ ट्रेडिशन, नेशनल वैल्यू एंड कल्चर्स, ठीक है। चलिए सीधा फैक्चुअल था और कोई भारी बात नहीं है। अच्छा ये तो क्लियर हो गया ना आपको, ये इंपॉर्टेंट है आपके पास, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है सेकंड एशिया पैसिफिक, एशिया और पैसिफिक रीजन की मिनिस्टर्स की क्या हो रही है, यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो रही है, ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पे। तो यहाँ से कौन गए हैं, तो क्या नाम आता है आपके पास, श्री किंजारुपु राम मोहन नायडू, याद रखेंगे आप। और ये इनॉग्रेट कर रहे हैं किसको, सेकंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस को, जो कि कहाँ पर हो रही है, भारत मंडपम नई दिल्ली में, ठीक है, याद रखना है आपने सीधा सीधा। और इसमें क्या किसकी बात की जाएगी बच्चा, कि इंडिया का जो एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे क्या किया जाए, उसे बढ़ाया जा सके। और कहाँ से मतलब एक्सपेंड किया जाए, कहाँ से, 74 ऑपरेशनल एयरपोर्ट थे कितने अपने पास 2014 में, और अब कितने हो चुके हैं 157, याद रखना है आपने। और इनको और बढ़ाना है कब तक, 2047 पर साथ साथ हमें नेट जीरो कार्बन की बात भी करनी है 2050 तक, ठीक है, क्लियर हो गया। ये सीधे आगे जो फ्यूचर वाले क्वेश्चन होते हैं वो आपको पढ़ के जाने होते हैं, ध्यान रखना है इसका, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है हमारे मोदी जी कहाँ गए हैं, तो ब्रुनई, और कहाँ गए हुए हैं बेटा, सिंगापुर, ये हम यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या कहते हैं यहाँ पे 3 दिन की विजिट है, तो ब्रुनई, दारुसलाम और सिंगापुर गए हुए हैं। अब यहाँ पर किन किन चीज़ों पे बात होगी ये भी हमें पता चलता है। देखिए क्या लिखा है, कहता है यहाँ पर 2 लीडर्स के बीच में बात होगी टेलीमेट्री के बारे में,
ट्रैकिंग और टेलीकमांड, मतलब सीधी सीधी बात है यहाँ पे, कहता है ऑपरेशन ऑफ टेलीमेट्री, ट्रैकिंग एंड टेलीकमांड स्टेशन फॉर सैटेलाइट एंड लॉन्च व्हीकल्स। तो इनके बारे में भी बात होगी। कहता है अगर हम बात करें तो ये किसके इन्विटेशन पे गए हैं, तो वहाँ पे ब्रुनेई के जो कौन है अपने पास, ब्रुनेई के जो सुल्तान है उन्होंने इन्वाइट करा था, वहाँ पर गए हुए हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये पहला इनका बायलेटरल विजिट हो जाएगा इंडियन प्राइम मिनिस्टर का, कहाँ पर, दारुसलाम में, आपको याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो वहाँ जाकर जो है उन्होंने क्या इनॉग्रेट करा है, न्यू चांसरी प्रेमिसेस ऑफ इंडियन हाई कमीशन, ठीक है। तो इंडियन हाई कमीशन का एक चांसली बना होगा, वहाँ पर उसको उद्घाटन कराए, ठीक है। ये काम का हो सकता है, उसके अलावा तो कोई ज़्यादा इसमें दिख नहीं रहा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है यहाँ पर सिंगापुर भी गए हैं, मैंने आपको बता दिया। उसके साथ सिंगापुर में इन्होंने अलग अलग एग्रीमेंट करे हैं। कौन कौन सा, एक सेमीकंडक्टर, डिजिटल कॉर्पोरेशन, हेल्थ केयर, मेडिकल रिसर्च, इन सब के बारे में बात करी है, ठीक है। अगर ब्रुनेई की कैपिटल की बात करें तो क्या आती है, बंदर सेरी बेगवान। सिंगापुर की कैपिटल क्या जाएगी आपके पास, सिंगापुर, और करेंसी क्या चलती है, सिंगापुर डॉलर चलती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ। अगला 79th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। आपको मैं ये क्वेश्चन पहले भी करा चुकी हूँ। जब भी हम यूएन बोलते हैं, यूएन की स्थापना कब की गई थी, 1945। इसकी कितनी मेंबर कंट्रीज हैं, तो कितनी मेंबर कंट्रीज है, 193। ये हमें क्लियर रखना पड़ेगा। और अगर अच्छा आप मुझे बताएंगे, वैसे तो इसके 6 ऑर्गन्स हैं, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, 6 ऑर्गन्स हैं। 6 ऑर्गन में से एक ये हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसके क्या बने हैं यहाँ पे, इसके बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू मेंबर स्टेट्स, ताकि वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जितने भी इंटरनेशनल इश्यूज हैं इनके बारे में बात कर सकते हैं। और ये कब स्टार्ट होने वाली थी, तो 10 सितंबर को। तो याद रखेंगे यूएनजीए के प्रेसिडेंट कौन है, तो क्या नाम आएगा इनका, फिलेमॉन यांग फ्रॉम कैमरून से। और सेक्रेटरी जनरल कौन है, एंटोनियो गुटरेस, याद रखेंगे। और कहता है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कौन है, एस जयशंकर, जो कि एड्रेस करेंगे जनरल डिबेट को कहाँ पर, 28 सितंबर को, ठीक है। ये आपने यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे अगली बात कर लेते हैं। पहली कंट्री जो अपना जज अब इलेक्शन के माध्यम से क्या करेगी, चुनेगी। अगर हम बात करें बेटा, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 50 क्या कहता है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी, ध्यान रखना है यहाँ पे, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। मतलब ये तीनों ऑर्गन अलग अलग हैं, ठीक है। और उसमें जुडिशरी ज़्यादा पावरफुल है बेटा, क्योंकि जुडिशरी तो डिसाइड करेगी ना सब कुछ। अब यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे जुडिशरी की अगर हम बात करें तो जुडिशरी के जो अपने पास इनके जो चीफ जस्टिस होते होंगे, उनको क्या किया जाएगा, अब उनको चुनकर बैठाया जाएगा, जिसमें आने वाले टाइम पर ये लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। और इनका मानना है कि आने वाले टाइम पे इन सब चीज़ों से क्या प्रॉब्लम होगी हमें, तो इन सब चीज़ों से क्या प्रॉब्लम निकल कर आएगी, इन सब चीज़ों से प्रॉब्लम निकल कर आएगी बेटा, कि जैसे इलेक्शन में धांधली हो जाना है, इलेक्शन में कोई फ्रॉड कर देना, ठीक है। फिर वो जो चलता है ना, फेवरेटिज्म चलता है, इस प्रकार की प्रॉब्लम इनको देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो देखिए क्या कहा है, मैक्सिको पहली कंट्री बन जाएगा जिसमें वोटर्स अपने जजेस को चुनेंगे। द रिफॉर्म वॉज ड्रिवन बाय आउटगोइंग प्रेसिडेंट, क्या नाम था इनका, ऑब्रेडोर करके याद रखो, जिन्होंने जिनका ये काम हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अगर हम बात करें, अब हर लेवल के जज को चुनेंगे, ऐसे नहीं कि हाई लेवल के, लोकल, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट भी कह देते हैं। हाई मतलब हमारा हाई कोर्ट हो गया, और उसके अलावा क्या जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी, ठीक है। बात करते हैं तो कैपिटल सिटी कौन सी आती है इसकी, मैक्सिको सिटी, और करेंसी आती है मैक्सिकन पीसो। ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला इंपॉर्टेंट सेक्शन देखते हैं, ठीक है। अगला सेक्शन कौन सा आता है, डिफेंस एंड मिलिट्री एक्सरसाइजेस। चलिए बात कर लेते हैं इसके बारे में भी। देखिए बेटा, एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम चल रही थी इंडिया के साथ, अगर हम इसकी बात करते हैं। इंडिया इस तरफ आ जाता है हमारे पास चाइना, इस तरफ बांग्लादेश आ जाता है हमारे पास, और इस तरफ पाकिस्तान है, ठीक है। तो क्योंकि जब बांग्लादेश में क्योज हुआ तो शेख हसीना जो है, आई एम सो सॉरी, शेख हसीना जो है वो भागकर यहाँ पर आ चुकी थी, ठीक है। मतलब उनको इवैक्यूएट करके यहाँ पे लाया गया था। और क्योंकि हमने कभी बांग्लादेश की मदद भी करी थी एज अ उनको कंट्री बनने के लिए, 1971 की हम यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। शेख मुजीबुर रहमान, उनकी मूर्ति तोड़ी गई, आपने सब कुछ नोटिस करा होगा, ठीक है। अब जो वहाँ पर मिलिट्री या फिर जो इंटरिम गवर्नमेंट वहाँ पर रूल कर रही है, वो अपने रिलेशन ठीक कर रही है किसके साथ बेटा, पाकिस्तान के साथ। क्यों, क्योंकि इनकी जड़ें तो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी हुई ना बेटा।
जड़ें तो इनकी पाकिस्तानी हुई, क्यों? क्योंकि इसका नाम क्या था पहले, वेस्ट पाकिस्तान, और इसका नाम क्या था, ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है। अब इसके लिए किसको टेंशन हो रही है भाई, इंडिया को, और चाइना से हमारी वैसे नहीं बनती है। तो मतलब अगर ये तीन आपस में मिल गए तो एक हमारे पास 3 फ्रंट वॉर देखने को मिल सकती है। ये आपको यहां पर क्लियर रखना है, ठीक है। क्या मिल सकती है हमें, 3 फ्रंट वॉर हमें देखने को मिल सकती है। इसी बीच में हमारे मोदी जी ने क्या करा, हमारे मोदी जी ने जो अग्नि 4 का जो टेस्टिंग मिसाइल, मतलब जो मिसाइल है, जो बैलिस्टिक मिसाइल है, इसको क्या कर दिया बेटा, इसको सक्सेसफुली क्या कर दिया, लॉन्च कर दिया, ठीक है। इससे चाइना फिर से घबराया और इससे ही पाकिस्तान फिर से हमारे पास घबरा कर आता है, ठीक है। तो ये आपको यहां पर क्लियर रखना है, ठीक है। देखते हैं, कहता है बच्चे ये कैसी मिसाइल है, तो बैलिस्टिक याद रखना है आपने, जो इस प्रकार से चलती हैं, और इन्हें सरफेस टू सरफेस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सरफेस से ही निकलेगी और टारगेट भी क्या रहेगा इसका, तो इसका जो निकलने वाला पॉइंट है और जो इसका रीचिंग पॉइंट है वो दोनों क्या है आपके पास, सरफेस टू सरफेस हमें मिसाइल देखने को मिलती है, ठीक है। ये आपने यहां पर याद रखना है, ठीक है। कहता है ये लॉन्ग रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है, कितना रेंज किलोमीटर है, 4000 किलोमीटर, और अपने साथ क्या लेकर जा सकती है, न्यूक्लियर वॉरहेड, ये आपको यहां पर याद रखना है, ठीक है। इसके साथ ये देख लेंगे आप। अब देखिए एक चीज और आपको मिलेगी, इसे डिजाइन कौन कर रहा है बेटा, तो इसे डिजाइन कौन कर रहा है, डीआरडीओ कर रहा है, याद रखना है। और डीआरडीओ कब बना था, 1958। हेडक्वार्टर कहां पर आते हैं, नई दिल्ली, और समीर वी कमात कौन आते हैं इसके अभी चेयरमैन आ जाते हैं, ठीक है। कौन आ जाते हैं, समीर वी कमात कौन आ जाते हैं, इसके चेयरमैन आ जाते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया आपके पास। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। अगला आता है बेटा हमारे पास यहाँ पे CSL ने लॉन्च कर दिया है INS मैपल और INS मुल्की को, ठीक है। सीधी बात है कि जो केरला बेस्ड कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड है, इसने फिर से 2 शिप्स को डिजाइन करा, और ये शिप्स को डिजाइन करा, और ये दोनों शिप क्या टाइप है इनका बेटा, क्या टाइप है, तो ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट हैं, और इनको किसको सौंपा गया है, इंडियन नेवी को। क्या नाम है इनका, मैपल और मुल्की, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं बच्चा CSL की, मतलब इस कोचिन शिपयार्ड की बात करते हैं, तो ये कौन सी कैटेगरी के अंदर आती है, तो ये मिनी रतन 1 के अंदर आती है, याद करो, मैंने आपको पिछले लेक्चर पे ये कराया हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, ये इसको यहाँ पर बना रही है, ठीक है। ये द माहे क्लास ऑफ शिप्स विल रिप्लेस इन सर्विस अभय क्लास, ये आप देख लेंगे किन किन को रिप्लेस किया गया, ये इतने काम का नहीं है, ये हमारे लिए काम का था और ये हमारे लिए काम का था, ठीक है। सीधा सीधा करंट अफेयर था, कोई भारी बात नहीं थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला, द शिप्स आर डिजाइंड टू फिट इंडिजीनियसली डेवलप्ड। अब देखो बेटा क्या होगा यहाँ पे, सोनार मैंने आपको उस दिन भी एक चीज समझाई थी, मैंने कहा जब हमारी सबमरीन कहाँ चलेंगी, पानी के अंदर चलेंगी, ठीक है। तो जो सामने वाली कंट्री होती है, या फिर हम भी, अगर मान लो हमारी कंट्री में चाइना की सबमरीन आ जाती है, किसी और कंट्री की सबमरीन आती है, तो एक कह सकते हैं एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे क्या किया जा सकता है, उनकी रेंज को क्या किया जा सकता है, सर्वेलेंस किया जा सकता है। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सोनार, और सोनार का फॉर्मूला फुल फॉर्म क्या आ जाएगा, साउंड नेविगेशन रेंजिंग फॉर अंडर वाटर सर्विलेंस, ठीक है। ये शिप जो है वो डिजाइन की गई है, क्या क्या इनका मेन एजेंडा है, तो ये सबमरीन ऑपरेशन, ये कहाँ कहाँ काम करेंगी, ये काम किस किस चीज़ पे करेंगी, लो इंटेंसिटी मैरीटाइम ऑपरेशन पे, जो माइन बिछाई जाती है उनके लिए भी, और साथ ही साथ अब देखो बेटा इन्हीं से लोगों को इवैक्यूएट करके भी बाहर लाया जाएगा, तो मल्टीपल चीज़ों में ये काम करेंगी हमारे पास। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, इन शिप्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। इसके बाद 20th इंडिया और US की मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है, क्या नाम है बेटा इसका, युद्ध अभ्यास। कहां पर हुई है ये, तो आप याद रखेंगे राजस्थान में, और ये कब से चलती आ रही है, तो ये चलती आ रही है बेटा कब से, 2004 से, तो कोई और भारी बात नहीं है इसमें। चलिए अगला आता है एक्सरसाइज काकाडू, ठीक है, काकाडू या काकादू, इसको जो भी पढ़ेंगे, ये कहां पर हो रही है, तो पहला तो आपको याद रखना है डार्विन ऑस्ट्रेलिया में। कौन कौन यहां पर है, ऑस्ट्रेलिया की एयरफोर्स और हमारी एयरफोर्स, आपको यहां पर याद रखना है, ठीक है। एक मिनट, कहता है 16th एडिशन ऑफ बाई एनुअल एक्सरसाइज लेड बाय रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी सपोर्टेड बाय द रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स इज बीइंग हेल्ड इन, ये कहां पर आ जाएगी, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। अगर हम मैंने इंडियन एयरफोर्स बोल दिया था, सॉरी, यहां पर ये याद रखना है इंडियन नेवी P-818 एयरक्राफ्ट वहां पर पहुंचेगा, जो कि कौन लेकर जा रहे हैं, अजय कन्वर, और इसमें यहां पर क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। थीम क्या रहेगी, रीजनल कॉपरेशन बढ़ाना, ट्रस्टेड एंड प्रूवन पार्टनरशिप, ठीक है। और भी बहुत सारी कंट्रीज के लोग यहाँ पर आएंगे जो यहाँ पर अपने अपनी वॉरशिप और अपने अपने पेट्रोल यूनिट्स को सेटअप करेंगे, ठीक है। चलिए
अगला आता है फर्स्ट फेज ट्रायल ऑफ लाइट टैंक, क्या नाम है इसका? जोरावर। अब पहला क्वेश्चन तो ये बनना चाहिए कि जोरावर किसके नाम पर है, तो याद रखेंगे आप, ये एक मिलिट्री जर्नल थे, ठीक है। कौन थे बेटा ये? तो ये एक मिलिट्री जनरल थे, ठीक है, जिनका पूरा नाम था जोरावर। जिनका पूरा नाम क्या आता है? जोरावर सिंह, ठीक है, जोरावर सिंह कहलूरिया, ठीक है। क्या नाम आता है? जोरावर सिंह कहलूरिया। और ये कश्मीर के राजा जो गुलाब सिंह था उसके अंडर क्या कर रहे थे? काम कर रहे थे, ठीक है। तो याद रखना है आपने, उन्हीं के नाम पर ये नाम दिया गया है। और इसे भी कौन डिजाइन कर रहा है यहाँ पे? कौन डिजाइन कर रहा है? डीआरडीओ। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी एक्टिविटीज को, ठीक है। और याद रखेंगे डीआरडीओ ने किसी और के साथ भी एक कोलैबोरेट करा है, किसके साथ? लार्सन एंड टर्बो के साथ, ठीक है। चलिए अगला आता है इंडिया और ओमान की एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है, क्या नाम है इसका? अल नहज। और कौन सा वाला एडिशन हुआ है? 5th एडिशन। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। कहाँ पर हुआ बेटा? ये ओमान में। ये देख लेंगे आप इसके साथ का। अब देखिए प्रीवियस एडिशन कहाँ पर हुआ था? राजस्थान में। कमांडर इन चीफ कौन होते हैं? प्रेसिडेंट। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? उपेंद्र यादव। इस बार मैंने आपके लिए वो नहीं लेकर आई हूँ मैं कि कौन सा आर्मी डे कब मनाते हैं, नेवी डे कब मनाते हैं, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं पिछले करंट अफेयर में, ठीक है। तो अगर आप पिछले करंट अफेयर में पढ़ चुके हैं तो आप इसके साथ उसको जोड़ेंगे, ठीक है। बिना जोड़े काम नहीं बनेगा, ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ। अगला आता है इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने एक एमओयू साइन करा है, क्या नाम है इसका? गति शक्ति विश्वविद्यालय, ठीक है, के साथ एक एग्रीमेंट साइन करा है, ठीक है। ये कहाँ पर है बच्चा? ये गति शक्ति, तो याद रखेंगे ये कहाँ पर आता है? वडोदरा, गुजरात में आता है। और इसमें किसके बारे में बात की जाएगी? जो ट्रांसपोर्टेशन और जो लॉजिस्टिक है इनके बारे में यहाँ पर बात की जाएगी, ठीक है। और इसे कौन लॉन्च करवा रहे हैं? तो आप याद रखेंगे कौन लॉन्च करवा रहे हैं इसको? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। और जब भी आप मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की बात करते हैं तो क्या नाम आता है? अश्विनी वैष्णव इनका नाम निकलकर आता है। ये आपने यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला, अच्छा गति शक्ति कुछ याद है? अभी आप मुझे बताएंगे, चलिए गति शक्ति तुमने पढ़ा ही होगा, आप मुझे बताएंगे गति शक्ति के साथ एक अभी हमने पिछला करंट अफेयर पढ़ा था, तो महाराष्ट्र में एक वो बन रहा था, अंडर डीप पोर्ट बन रहा था, उसका नाम आप मुझे बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे आता है अगला करंट अफेयर देखते हैं। अगला कौन सा सेक्शन आता है? साइंस एंड टेक का इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं और समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए कहता है पहला फेज। अब देखिए बेटा एक्चुअली में हम क्या बनाने जा रहे हैं? हम एक अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने जा रहे हैं ताकि हम जो भी स्पेस से रिलेटेड जो एक्सप्लोरेशन है उसको हम और भी अच्छे तरीके से कर सकें, ठीक है। तो उसी के ऊपर बात की जा रही है, समझते हैं। कहता है इसरो ने प्लान करा है कि जो पहला बेस मॉड्यूल है इसे क्या कर दिया? लॉन्च कर दिया है। और याद रखेंगे इसका जो पहला मॉड्यूल है वो कब तक तैयार किया जाएगा? 2028 तक। इसके कितने मॉड्यूल रहेंगे बच्चा? तो 5 मॉड्यूल रहेंगे, याद रखना है आपने। और ये पूरा का पूरा जो स्टेशन है विद द मास ऑफ अबाउट कितने टन का बताया गया? 52 टन्स का। और कब तक ये पूरा असेंबल हो जाएगा स्पेस पे? तो 2035 तक आपको याद रखना है, ठीक है। इसका जो फर्स्ट मॉड्यूल है उसका किलोग्राम तो चलो नहीं भी याद रहे चलेगा, जिसमें क्या कर सकता है? ह्यूमन री एंट्री कैपेबिलिटी, मतलब इंसान उसमें जा पाएंगे और जाकर अब जो भी स्पेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसको क्या कर पाएंगे? यहाँ पर गैदर कर पाएंगे, ठीक है, याद रखना है आपने। उसके अलावा अगर हम बात करें अच्छा ये रह गया ना, हाँ। कहता है दिस विल बी द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल दी मॉड्यूल्स विच कैन फिट इनटू द लॉन्च व्हीकल मार्क। और ये लॉन्च व्हीकल मार्क उनमें क्या कर दिया जाएगा? फिट कर दिया जाएगा इसरो के द्वारा, ठीक है। चलिए कहता है अगर हम इसकी बात करें तो ये कितना क्लास ऑफ टन ऑफ सैटेलाइट लेकर जाएगा? तो आप याद रखेंगे इतना वाला। और जियो सिंक्राइज ट्रांसफर ऑर्बिट और उसके अलावा लो अर्थ ऑर्बिट पे भी ये इस सेटअप किया जाएगा। इसरो के चेयरमैन कौन आते हैं? एस सोमनाथ। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसके? बेंगलुरु कर्नाटका। और कब बना था ये? 1969 में, ठीक है। चलिए अगला आता है आपके पास इंडिया का पहला अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन, ठीक है। आप मुझे बताएंगे कॉन्स्टिलेशन किसे कहते हैं? क्या कॉन्स्टिलेशन जो ग्रुप ऑफ या फिर पैटर्न ऑफ जो स्टार्स होते हैं, ठीक है, उसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? आप मुझे बताएंगे। कहता है नाइब स्पेस प्राइवेट लिमिटेड एक सब्सिडरी है किसकी बच्चा? तो आप याद रखेंगे सब्सिडरी ऑफ नाइब लिमिटेड। इसने अनाउंस करा है कि पहला मल्टी सेंसर, ध्यान
ध्यान देंगे इंडिया का पहला मल्टी सेंसर, हर वेदर में और हर अर्थ के मतलब हाई रिविजिट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन को लॉन्च किया जाएगा, अनाउंस किया गया है, सॉरी, कहाँ से, तो याद रखना है मुंबई महाराष्ट्र से, ठीक है। इससे क्या होगा बेटा, हमारी जो डिफेंस और स्पेस कैपेबिलिटीज है उन्हें बढ़ाया जाएगा। और उसके अलावा अगर हम नाइव लिमिटेड की बात करें तो ये इंडिया का ही है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर आता है, पुणे महाराष्ट्र हमें देखने को मिलता है, ठीक है। क्लियर हो गया, ये था आपके पास साइंस का सेक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सेक्शन आता है कौन सा वाला, स्पोर्ट्स का, बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है। अच्छा, ये करंट अफेयर सीधा सीधा है, जैसे जैनिक सिनर जो हैं इटली के, वो क्या बने यहाँ पे, तो मेन सिंगल यूएस ओपन। अब मैं आप घर में पढ़ लेंगे, मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि कौन कौन से ग्रैंड स्लैम्स होते हैं और हमें उनको पढ़ के जाना होता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, पहला अगर हम बात करें बच्चा, जो ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, ध्यान रखना आपने, इन्हें ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। ये जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं, ये टूर्नामेंट की अगर हम बात करें तो इन्हीं को और किस नाम से जाना जाता है, तो इन्हें मेजर्स के नाम से भी जाना जाता है। तो पहला क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं उन्हें और किस नाम से जाना जाता है, तो मेजर्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें तो चार इंपॉर्टेंट, इसी के साथ चार इंपॉर्टेंट टेनिस क्या होते हैं अपने पास, टेनिस टेबल अगर हम बात करें तो टेबल टेनिस के चार इंपॉर्टेंट जो हैं वो टेनिस इवेंट किए जाते हैं। और याद रखना ये कैसे होते हैं यहाँ पे, तो ये एनुअली किए जाते हैं, ठीक है। कैसे किए जाते हैं बेटा, एनुअली इनको लॉन्च किया जाता है, एनुअली मतलब हर साल, ठीक है। अब समझिए पहला वाला, ठीक है, पहले वाले को समझते हैं जो कि इंपॉर्टेंट आता है आपके पास। पहला आता है बच्चे ऑस्ट्रेलियन ओपन, अब मंथ के हिसाब से चलते हैं, और पहला वाला कौन सा आता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन आता है, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें, ऑस्ट्रेलियन ओपन की अगर हम बात करते हैं तो ये मिड ऑफ जनवरी में क्या किया जाता है, प्ले किया जाता है, याद रखना है कब किया जाता है बच्चे, मिड ऑफ जनवरी में ये स्टार्ट होता है, या मिड ऑफ जनवरी में ये गेम खेली जाती है, या इस टाइम पीरियड पे खेला जाता है। अगर हम बात करें इस ऑस्ट्रेलियन ओपन की, तो ये कैसा कोर्ट है, तो आपको याद रखना है एक हार्ड कोर्ट है, ये आपको यहां पर क्लियर रखना है। कैसा कोर्ट है बेटा, ये वाला हार्ड कोर्ट है, ये आपको याद रखना है, मतलब किस कोर्ट में खेला जाता है, तो वो हार्ड कोर्ट होता है जहां पर खेला जाता है। अगर हम ऑस्ट्रेलियन वाले की बात करें तो इसे कब बनाया गया था, तो इसे बनाया गया था 1905 को। क्लियर हो गया पहला वाला। अब आते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड आता है आपके पास कौन सा वाला, तो सेकंड आता है आपके पास फ्रेंच वाले की अगर हम बात करें, इसे कहा जाता है फ्रेंच ओपन। क्या कहा जाता है इसे, फ्रेंच ओपन कहा जाता है, जो कि ये पहला वाला कब चल रहा है अपने पास, मिड ऑफ जनवरी में। जो सेकंड वाला है, जो किसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेंच वाला, तो ये मई में शुरू होता है और जून तक चलता है, ठीक है। मतलब मई लास्ट में स्टार्ट हो जाएगा और जून में फिर ये क्या हो जाता है, हमारे पास खत्म हो जाता है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो ये किस ग्राउंड में खेला जाता है, किस कोर्ट में खेला जाता है, तो आप याद रखेंगे किस में खेला जाता है बच्चे, ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है, ये आपको याद रखना है। और पहला वाला किस में खेला जा रहा है बच्चे, हार्ड कोर्ट में, याद रखना। और ये कब बना था, 1891 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। दो हो गए आपके पास, कितने ग्रैंड स्लैम है अपने पास, चार हैं, चार में से दो हमने लिख लिए, ठीक है। उसके बाद आता है विंबलडन। विंबलडन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो विंबलडन जो है, या विंबलडन ओपन भी कहा जाता है इसे, इसकी अगर हम बात करें तो ये जून हो गया, तो ये जुलाई में चलता है, ठीक है। जुलाई से लेकर अगस्त तक ये हमें देखने को मिलता है, ठीक है। कौन सा वाला, विंबलडन वाला, हमें कब देखने को मिलता है, जुलाई से लेकर अगस्त तक, ठीक है। सॉरी, जून और जुलाई में हमें देखने को मिलता है, सॉरी बेटा, ये जून हो गया ना, हाँ, इसके साथ ही था, सॉरी, जून और जुलाई में हमें देखने को ये मिलता है, ठीक है। और अगर हम बात करें इसका कौन सा वाला कोर्ट होता है, तो आप याद रखेंगे इसका कौन सा वाला कोर्ट होता है, तो इसका भी ग्रास कोर्ट होता है। और कौन सा कोर्ट होता है बेटा, इसका ग्रास कोर्ट, याद रखना है। और इसे कब बनाया गया था, तो 1877 में इसे बनाया गया था। तो सबसे पुराना कौन सा वाला लग रहा है, अभी हम एक और बात कर लेते हैं, लास्ट वाला कौन सा रहता है आपके पास यहाँ पे, यूएस ओपन। और यूएस ओपन जो है, अब देखो यहाँ पे, अब इसके साथ करंट अफेयर देखो यूएस ओपन जो है वो कब चलता है बच्चे, अगस्त सितंबर के बीच में, याद रखना है, ठीक है। और कौन सा कोर्ट होता है बेटा इसका, तो आप याद रखेंगे इसका भी होता है कौन सा वाला कोर्ट, हार्ड कोर्ट होता है। और इसकी स्थापना, इस ओपन वाले की स्थापना कब की गई थी, तो आई थिंक यहाँ पे भी लिखा होगा, देखो लिखा ना 1881 में, ठीक है, 1881 में। तो सबसे पुराना वाला कौन सा हुआ, तो सबसे पुराना हुआ विंबलडन। और आई थिंक आपका जो भी पेपर हुआ था ना PSSB वाला, उसमें भी ये क्वेश्चन था, ठीक है, उसमें भी ये वाला क्वेश्चन था, किसी कोर्ट के ऊपर क्वेश्चन था, मुझे याद आ रहा है, इसके साथ था वो क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, हो गया सबके पास ये वाला भी, और बाकी जो करंट है इसके साथ वो आप इसके साथ देख लेंगे, ठीक है, ये आप पूरा पढ़ लेंगे इसके साथ का। चलिए
आगे बढ़ते हैं। अगला आता है मोइन अली रिटायर्स फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। ठीक है, इन्होंने क्या कर दिया है, तो ये क्रिकेटर थे इन्होंने क्या कर दिया है, रिजाइन दे दिया है। ठीक है, और रिजाइन मतलब रिजाइन नहीं, रिटायर हो गए। ठीक है, देखिए कहता है इंटरनेशनल क्रिकेट से इन्होंने रिटायरमेंट ले ली है। अब ये कहाँ कहाँ पार्टिसिपेट कर चुके हैं इतना काम का नहीं है, आप इसे पढ़ लेंगे एक बारी। ठीक है, चलिए। और इंडिया से किसने अभी रिटायरमेंट ली थी, तो याद करो गब्बर। गब्बर किसका नाम है, गब्बर आप मुझे बताएंगे गब्बर किसका निकनेम था। ठीक है, आप मुझे समझाएंगे गब्बर किसका निकनेम था, ये आपको मुझे यहाँ पर बताना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ। अगला देखते हैं। अगला आता है 4th इंटरकॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल चैंपियनशिप हुई है। ठीक है, देख लेते हैं इसके बारे में। कहता है बच्चे इंटरकॉन्टिनेंटल है मतलब कॉन्टिनेंट्स के बीच में। ठीक है, कहता है ये कहाँ पर हुई है, तो आप याद रखेंगे जीता कौन है पहले, तो आप ये याद रखेंगे सीरिया। और याद रखना है आपने किसे हराया है इन्होंने, इंडिया को, ये आपको याद रखना है। कहाँ पर हुआ था, तो GMC बाला योगी गच्ची बाउली स्टेडियम कहाँ पर आता है, हैदराबाद। और कहाँ पर आता है, तेलंगाना। ठीक है, मतलब हैदराबाद कहाँ आता है, तेलंगाना में। ठीक है, हैदराबाद के साथ एक सिटी और आती है जिसका नाम है सिकंदराबाद। क्या नाम आता है इसका, सिकंदराबाद। और इन दोनों को क्या कहते हैं हम, इन दोनों को हम ट्विन सिटी भी कहते हैं। ठीक है, और हैदराबाद को IT हब भी कहा जाता है, ये आपको यहां पर क्लियर रखना है। ठीक है, चलिए। कहता है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की अगर हम बात करें तो इसने ऑर्गेनाइज करा था इंटरकॉन्टिनेंटल कप को, जो कि 3 टीम्स के बीच में खेला गया। इंडिया, उसके अलावा दूसरी कौन सी आती है आपके पास, सीरिया, और तीसरी कौन सी आती है बच्चे आपके पास यहाँ पर, मॉरिशस। याद रखना है आपने। ठीक है, चलिए हो गया आपके पास। आगे बढ़ते हैं। अगला आता है सुबोर्तो कप। सीधा सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन। ठीक है, सुबोर्तो कप किसके साथ एसोसिएटेड है, क्या आंसर बन जाएगा यहाँ पे, फुटबॉल के साथ। ठीक है, और ये कैसा था, ये भी इंटरनेशनल था, याद रखना है। ठीक है, देखिए कहता है अगर हम बात करें इसका कौन सा एडिशन इस बार हुआ था, 63rd याद रखना है, जिसमें इंडिया और अब्रॉड दोनों से लोग आए थे। कहाँ पर, नई दिल्ली में। अगर हम बात करते हैं किन किन की स्कूल टीम्स आई थी, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, और ये अंडर 17 बॉयज कैटेगरी के अंदर आता है। फाइनल में कौन जीता है यहाँ पर, तो मणिपुर का TG इंग्लिश स्कूल, याद रखना है। उसके अलावा इन्होंने किसे हराया है, तो मेघालय के क्रिस्टन हायर सेकेंडरी स्कूल को। और ध्यान रखना है इस टूर्नामेंट का नाम किसके नाम पर है, एयर मार्शल। ठीक है, याद रखेंगे क्या नाम था उनका, सुबोर्तो मुखर्जी। और इसकी स्थापना कब की गई है, तो आप याद रखेंगे इसकी स्थापना की गई है कब, 1960 में। ठीक है, चलिए अगला आता है OCA की जनरल असेंबली हुई है। ठीक है, OCA मतलब ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, ये मैंने अभी आपको बता दी थी, जो हमने बिल्कुल शुरू में बात करी थी इसके बारे में भी। ठीक है, चलिए पढ़ लेते हैं इसको। डॉक्टर मनसुख मांडविया की अगर हम बात करते हैं, ये कौन है, मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर, और कौन है अपने पास, स्पोर्ट्स के मिनिस्टर हैं। और मैंने आपको बोला भी था कि ओलंपिक्स इस बार हम प्लानिंग कर रहे हैं कि 2036 का ओलंपिक्स कौन होस्ट करेगा, इंडिया होस्ट करेगा। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। 44th वहाँ पे बता दिया था OCA हो रही है, ये वाला करंट अफेयर मैंने आपको शुरू में क्लियर कर दिया था। ठीक है, चलिए अगला एस चैलेंजर स्क्वैश टूर 2024। ठीक है, सीधा सीधा फैक्चुअल है। कहता है यहाँ पे वेलवन सेंथिल कुमार, अ टॉप सीडेड इंडियन स्क्वैश प्लेयर, इनको क्या मिला यहाँ पे, स्क्वैश पता है ना, वो छोटा टेनिस की तरह देखने को हमें मिलता है, उस वाले गेम की यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, और कहाँ पर हुआ था ये टूर्नामेंट, नेजिरी सेम्बलियान, कहाँ पर आता है ये, मलेशिया में। ठीक है, चलिए अगला सेक्शन हम देख लेते हैं। अगला सेक्शन कौन सा वाला आता है हमारे पास यहाँ पे, अगला सेक्शन हमारे पास आता है रिपोर्ट्स एंड रैंकिंग और इंडेक्सेस का। ठीक है, देखिए अगर हम इसकी बात करें बच्चा, तो जो टाइम्स वर्ल्ड की जो कंपनी है, ठीक है, जो अभी अपने पास कौन सी हैं, अगर हम बात करते हैं इसकी टाइम्स वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज 2024 की बात करते हैं, इसके साथ देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें। ठीक है, हम सबको पता है टाइम मैगजीन है, हमने शुरू में भी इसके बारे में बात करी थी आज। अब देखते हैं इस पर कौन कौन सी कंपनीज, पूरी बात करते हैं इसके बारे में। ठीक है, देखिए कहता है इस मैगजीन ने वर्ल्ड की बेस्ट कंपनीज की लिस्ट बनाई है, और वो लिस्ट कब की है बेटा, तो 2024 की, जिसमें इंडियन बिजनेसेस के बारे में यहाँ पर डिटेल में बात की गई है। ठीक है, देखिए कहता है यहाँ पे जो 22 इंडियन बॉर्न एंटरप्राइजेस हैं इस साल के, उन्हें यहाँ पर ऐड किया गया है। टॉप 3 कंपनीज वर्ल्ड की कौन कौन सी हैं, एप्पल, उसके बाद एसेंचर, और कौन सी आती है, माइक्रोसॉफ्ट। HCL टेक लीड
ओपैक अमंग द इंडियन कंपनीज, जिसका कितना रैंक आता है, 112वां रैंक आता है, ठीक है। HCL टेक, ये आपको यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है, ये आप क्लियर रखेंगे इसके साथ का। अगला कहता है इन्फोसिस और विप्रो, इनका क्या रैंक है अपने पास, 199 और 134। रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो 646 पोजीशन इसकी देखने को मिलती है। अडानी ग्रुप की बात करें तो 736, और उस एक्सिस बैंक की अगर हम बात करें तो बैंकिंग सेक्टर में इसका रैंक कितना मिलता है हमें, 504, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, इंपॉर्टेंट इंडेक्स है अपने लिए और हमें पेपर के लिए पढ़ के जाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए बेटा, एक्चुअली में इसके 5 क्या होते हैं हमारे पास, पैरामीटर्स होते हैं। उन 5 पैरामीटर्स को हमें समझना पड़ता है, ठीक है, जिसके अंदर इनको वो दी जाती है, इनको रैंकिंग दी जाती है टियर 1 से लेकर टियर 5 तक, ठीक है। बात करते हैं, देखिए कहता है इंडिया का जंप हो चुका है टियर 1 में, क्योंकि आप पिछले कुछ दिनों से करंट अफेयर में रेगुलरली साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात करते आ रहे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन, इस रिपोर्ट को रिलीज किसने करा है, तो क्या याद रखना है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ने। व्हेन इट कम्स टू रीमॉडलिंग पार्ट ऑफ द कंट्रीज, हम सबको बताए बेटे, जैसे जैसे हम डिजिटलाइज हो रहे हैं उतनी हमें डर भी तो है सब चीजों का। इंडिया का रैंक कितना आता है बच्चे, तो 98.49% या रैंक इतना है अपना, और इंडिया वन ऑफ द 47th कंट्री बन चुकी है जो किसके ऊपर काम कर रही है, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर काम कर रही है। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, बेल्जियम, ब्राजील, इजिप्ट, यूएस, आइसलैंड, ग्रीस, स्वीडन, पुर्तगाल, कतर, नॉर्वे, टर्की, यूके, ये सब आ जाती हैं किसमें, टियर 1 कंट्रीज के अंदर काउंट की जाती है, ठीक है। 5 पैरामीटर्स हैं, वो हमें नहीं याद रखने, पर हमें पता होना चाहिए कि इसके साथ ये करंट अफेयर जुड़ता है। बेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, सिटीज आई थी, रहने वाली तो आपको याद होगा कौन सी वाली आई थी, वो वाली बॉम्बे, उसका आंसर आया था, ठीक है। चले इंडिया में कौन से रहने लाइक वो थी ना लग्जरी वाली, तो उसका आंसर मुंबई था। अब बात करते हैं अगर बेस्ट कंट्रीज देखी जाए, मतलब जहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ, सिक्योरिटी, सब कुछ अगर ऑब्जर्व किया जाए तो कौन सी कंट्री टॉप कर रही है यहाँ पे, स्विट्जरलैंड, आपने यहाँ पर याद करना है, ठीक है। तो तीसरे साल लगातार जीती रही है ये, ठीक है। उसके अलावा कितनी कंट्रीज इंक्लूडेड थी यहाँ पे, 89, याद रखना है। इंडिया का जो रैंक है वो ड्रॉप हुआ है लास्ट 33, मतलब कितना लास्ट ईयर से कितना हो चुका है अब हमारा 33। इंडियाज हाईएस्ट रैंक इन द फील्ड ऑफ मूवर्स, और कितना रैंक है हमारा 7, और हेरिटेज में अगर हमारा नंबर देखा जाए तो 10th हमें देखने को मिलता है। तो पहली कंट्री स्विट्जरलैंड, सेकंड जापान, और थर्ड कौन सी आती है, यूएस, ठीक है। और इंडिया का जो रैंक है वो कितना चल रहा है यहाँ पे, तो 33rd आपको याद यहाँ पर रखना है, ठीक है। और ये हेरिटेज अगर पूछेगा तो ठीक है, अदरवाइज कोई भारी बात नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, इसके बारे में बात कर लेते हैं और इसके साथ भी समझ लेते हैं कि क्या बोला जा रहा है हमारे पास, ठीक है। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की अगर हम बात करते हैं तो इसकी रैंकिंग आ चुकी है, मतलब ऐसे ये ग्लोबल रैंकिंग है बच्चा, पहले तो ये समझिए, जिसमें ये बताया जाता है कि कहाँ से आप अपने, मतलब ऐसे मेजर्स जहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और रन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं किसकी, केरला और आंध्र प्रदेश को रिकॉग्नाइज किया गया है टॉप परफॉर्मर इस चीज़ के लिए, याद रखना है आपने। और केरला जो है वो टॉप परफॉर्मर कर रहा है और आंध्र प्रदेश फॉलोड केरला एज द सेकंड बेस्ट परफॉर्मर, ठीक है। चलिए हो गया। अगला आता है इसके बाद अवार्ड्स एंड ऑनर्स, इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है। देखिए कहता है नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2024। तो जो ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी बेटा, ये एक नर्स थी, ठीक है। तो इन्होंने नर्सिंग की फील्ड में बहुत सारा काम करा है, तो अब इसी के साथ ये हमें देखने को मिलता है, ठीक है। देखिए कहता है मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, कौन है भी अपने पास, जेपी नड्डा जी, ठीक है। इनकी अगर हम बात करें तो दीज अवार्ड्स ये किसको दिया जाता है, ऐसे लोगों को दिया जाता है जो कि नर्सिंग को क्या कर रहे हैं यहाँ पे, पूरी कंट्री में फैला रहे हैं, और उनकी लेगेसी, किसकी लेगेसी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं, ठीक है। ये एक ब्रिटिश नर्स थी जिन्होंने एक पूरा का पूरा एग्जाम्पल, एक स्टैंडर्ड सेटअप करा किसमें, मॉडर्न नर्सिंग प्रैक्टिसेस में, ठीक है। तो याद रखना है 2024 का जो नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड है वो प्रेजेंट किया गया है किसको, 5 ANM को। ANM मतलब ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, ठीक है, जिन्होंने क्या करा है, ग्रास रूट लेवल पे जाके हेल्थ केयर वर्कर का काम करा है। सेकंड लेडी हेल्थ विजिटर, जो कि क्या गई हैं, जिनको ऑनरिंग सुपरवाइजरी नर्सिंग पर्सोनल मिला है। 9th नर्सेज एक्नॉलेजिंग रजिस्टर्ड नर्सेज अक्रॉस वेरियस स्पेशलाइजेशंस, ठीक है। तो उनका क्या इंपॉर्टेंट रोल है, उनके साथ ये हमें देखने को यहाँ पर मिलता है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। और इंडिया में जो है वो 15 नर्सेज को इसके साथ क्या किया गया है, अवार्ड दिया गया है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला आता है
अगला आपके पास है बेटा कि सिंगापुर का लिटरेचर प्राइज मिला है इंग्लिश फिक्शन के लिए, ठीक है। तो वो किसे मिला है बेटा, तो याद रखेंगे आप 9 यार्ड साड़ी मतलब सारी आ गई ना, शॉर्ट स्टोरी है। और कौन है इसकी विजेता, तो आपने याद रखना है प्रशांति रामा, मतलब फीमेल है प्रशांति रामा। और ये इंडियन ओरिजिन लेक्चरर है, कहाँ पे, यूनिवर्सिटी ऑफ नयानांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, कहाँ पर बेटा, सिंगापुर में, ठीक है। सीधा फैक्चुअल है, कोई बारी बात नहीं है। अगला सेक्शन आता है आपके पास बैंकिंग और इकोनॉमी, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन इसके साथ बन सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं बेटा, यहाँ पर क्या बोला गया है, यूके और इंडिया ने लॉन्च करा है यूके इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिजिंग, याद रखना है आपने, फाइनेंसिंग ब्रिज इसे कहा जाएगा। इसे सेटअप किया है ताकि जो फाइनेंशियल और प्रोफेशनल सर्विसेज हैं उन्हें कोलैब करके चलाया जा सके, जिसमें बेटा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इन्वेस्टमेंट, मतलब सीधी सीधी बात है एनवायरमेंट से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट की यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। अगर हम बात करें तो सिटी ऑफ लंदन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने साइन करा है और हमारी तरफ से किसने करा है, नीति आयोग। नीति आयोग का फुल फॉर्म आप सबको पता है, आप मुझे बताएंगे कि नीति आयोग बना कब था, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये 12th इंडिया यूके इकोनॉमिक फाइनेंशियल डायलॉग था, जिसमें हम क्या बात कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी की और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, एनवायरमेंट पे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे, एक्सेट्रा पे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला आता है सेबी कमेटी ऑन लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर्स, ठीक है। तो ये सीधा सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन बनेगा आपके पास यहाँ पे कि सेबी ने, अगर हम बात करें तो सेबी ने क्या बनाया, कमेटी बनाई है बेटा, और कमेटी का नाम क्या है, एडवाइजरी कमेटी ऑन लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस, कहाँ कहाँ लगाने हैं और डिस्क्लोजर्स कहाँ कहाँ पर करने हैं, जिसके चेयरमैन कौन बने हैं, रामा सुब्रमण्यम गांधी, याद रखेंगे। ये कौन थे, तो ये डिप्यूटी गवर्नर थे किसके, आरबीआई के, ठीक है। इनका क्या काम रहेगा, इनका काम होगा एडवाइस करना किसको, सेबी को, कि कहाँ डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट है, कहाँ लिस्टिंग और पोस्ट लिस्टिंग ऑब्लिगेशन लगाने, हार्मोनाइजेशन और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर काम किया जाएगा। ये क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं, अगर आपको याद हो, हमने भी पीछे ही बात करी है इसके बारे में, ठीक है। अगला कहता है स्टेट, ऐसा कहेंगे इसको, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आप सबको पता होगा कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसे कहा जाता है बेटा, कि अगर हम बात करें कि हमारी जो बाउंड्री है, मतलब भारत की जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री के अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन है उसके बारे में बात यहाँ पर की जाती है, उसको हम जीडीपी कह देते हैं, ठीक है। अब यहाँ समझिए बेटा क्या बोला गया, इसको बाद में पढ़ते हैं, पहले इसके साथ का फैक्चुअल पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए, अच्छा इसके साथ का यही लिखा होगा, ठीक है। देखिए ये लिखा है बच्चे यहाँ पर कि जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है जो कि टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज को काउंट करता है। कहां पे, जीडीपी पूरे इंडिया की बात कर रहा है, तो स्टेट वाला किसकी बात कर रहा होगा, पर्टिकुलरली किसी स्टेट की बात कर रहा होगा, ये आपको यहां पर याद रखना है, ठीक है। अब कहता है बच्चे, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट डेटा, किसका आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम का, तेलंगाना, तमिलनाडु और राजस्थान, इनका क्या दिखता है हमें यहाँ पे, इनका हाईएस्ट ग्रोथ दिखता है हमें कहाँ पर, रियल ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, ठीक है। ये आपने याद रखना है। और ये 10 लार्जेस्ट स्टेट्स बनी हैं किस फील्ड में, मतलब 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में। तेलंगाना द 9th बिगेस्ट स्टेट इन इंडिया, जिसका स्टेट जीडीपी हमें कितना दिखता है, 9.2%, ठीक है, याद रखेंगे आप। बाकी तो चलो इतना भी नहीं याद रहे चलेगा, ठीक है। और ये जो ग्रोथ है, इसने इंडिया के जीडीपी के रिकॉर्ड को क्या कर दिया भाई, ब्रेक कर दिया है, क्योंकि इंडिया का जीडीपी कितना ग्रोथ बोला गया था अभी, 8.2 फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए, इस अकेले ने कितना कर दिया यहाँ पे, 9.2%, ठीक है। चलिए तमिलनाडु 3rd लार्जेस्ट स्टेट बन चुका है, 8.2, और महाराष्ट्र की बात करें तो ये लार्जेस्ट इकोनॉमी इन इंडिया है, जिसका 24 लाख करोड़ हमें दिखता है किसमें, रियल स्टेट जीडीपी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए अगला आता है 9th मेंबर ऑफ ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। एक्चुअली में ये एक मल्टीलेटरल, ऐसा कह सकते हैं आप यहाँ पे, ये मल्टीलेटरल एक बैंक है जो कि किसके बारे, मतलब एक डेवलपमेंटल बैंक है, किसके लिए, इन ब्रिक्स वाले नेशंस के लिए, ताकि वो क्या कर सकें, ताकि वो अपने किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी भी पैरामीटर को अगर लॉन्च करना चाहते हैं तो उसमें उनकी मदद यहाँ पर मिल सके, ठीक है। देखिए तो कहता है अल्जीरिया हैज़ बीन ऑथराइज्ड, ये 9वां मेंबर बन चुका है
ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का, ब्रिक्स की बात नहीं कर रही हूं बेटा, ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का याद रखना है, जो कि एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है जिसकी स्थापना इन कंट्रीज ने या ब्रिक्स कंट्रीज ने करी थी। ठीक है, इंडिया ये अनाउंस किया गया है डिल्मा रोसेफ जो कि प्रेसिडेंट है किसकी, एनडीबी की, कि 9th एनुअल मीटिंग ऑफ द एनडीबी कहां पर हुई थी, केप टाउन, और वो कहां पर आता है, साउथ अफ्रीका। ठीक है, उसके बाद अल्जीरिया 3rd अरब कंट्री बन जाएगी इजिप्ट और यूएई के बाद, जो कि किसके साथ कनेक्टेड हो जाएगी, एनडीबी के साथ। और एनडीबी हैज एक्सपेंडेड इट्स मेंबरशिप, जिसमें बांग्लादेश को ऐड किया गया था, यूएई को कब, 2021, और इजिप्ट को ऐड किया गया था कब, 2023 में। ये आपको यहां पर क्लियर रखना है। ठीक है, चलिए हो गया, आगे देखते हैं। 2021 में एनडीबी ने किसका वेलकम करा था, उरुग्वे, ये आप देख लेंगे इसके साथ का, और इसके हेडक्वार्टर कहां पर है, शंघाई चाइना में, और स्थापना कब की गई थी इसकी, 2015 में। ठीक है, चलिए अगला आता है डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, जो कि एक आरबीआई की सब्सिडरी है। इसने एक कह सकते हैं प्लेटफॉर्म चलाया है जिसका नाम क्या है, दावा सूचक। ठीक है, दावा सूचक मतलब ऐसे बैंक जो कि फेल हो रहे हैं, ऐसे बैंक जो कि फेल हो रहे हैं, उनसे अपने पैसे का, अगर देखा जाए उनसे पैसे का देख रेख, उस पर कैसे नजर बना के रखनी है अपने क्लेम पर, उसके लिए यहाँ पर चलाया गया है। ठीक है, तो देखिए क्या कहता है, ये ऑनलाइन टूल है जो कि अलाउ करेगा डिपॉजिटर को कि वो अपने स्टेटस को क्या कर सके, ट्रैक कर सके। ठीक है, देखिए कहता है ये इसे कब लाया गया था, तो आपको याद रखना है 1 अप्रैल 2024 को। और सीजीसी की बात करते हैं तो इसका मेन काम क्या है, रीएम्बर्सिंग इंश्योर्ड अमाउंट ऑफ डिपॉजिटर ऑफ फेल्ड बैंक। ठीक है, याद रखेंगे। तो इंश्योरेंस लिमिट बढ़ा दी गई है, कितनी यहाँ पे, 5 लाख पर डिपॉजिटर, ये 2020 में की गई थी, इतना काम का नहीं है। इसके चेयरमैन कौन है, माइकल देबपात्रा, याद रखेंगे आप। और उसके अलावा हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसके, मुंबई महाराष्ट्र, और इसकी स्थापना की गई थी कब, 1958 में। ठीक है, सॉरी 1978 में। चलिए अगला आता है, यूनियन बैंक ने ज्वाइन कर लिया है कि द पीसीएएफ। पीसीएएफ क्या है, देखो यहाँ पे, पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल। ठीक है, देखो बेटा जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, एक्चुअली में प्रॉब्लम्स क्या क्रिएट हो रही हैं, प्रॉब्लम एक्चुअली में वही वाली है कि जैसे जो ग्रीन हाउस एमिशन है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए इस प्रकार की एक अकाउंटिंग रैंकिंग बनाई गई है। देखिए कहता है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पहला ऐसा मेजर बैंक बना है जिसने पीसीएएफ को ज्वाइन करा है, ताकि ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को क्या कर सके, मेजर कर सके, और उनको रिपोर्ट कर सके ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन के बारे में फ्रॉम देयर इन्वेस्टमेंट एंड लोन। तो सीधी सीधी बात है, हम अगेन ग्रीनरी की तरफ बढ़ रहे हैं और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, कहता है बात करें यहाँ पर, तो ये आरबीआई के साथ ही ये प्रोग्राम चलाया जाएगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी, 1919, और गुड पीपल टू बैंक विद इसकी टैगलाइन है, और हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए उसके बाद है जन सुनवाई पोर्टल। ये किसके लिए है, तो ये जो भी एक्सपोर्टर्स होते हैं उनके इशू को सुनने के लिए इसे बनाया गया है। ठीक है, तो कॉमर्स और इंडस्ट्री कौन मिनिस्टर है अपने पास, पीयूष गोयल, उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को लाया है। और ये कौन लेकर आया, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, ताकि कम्युनिकेशन बढ़ सके किसका, जो एक्सपोर्टर्स हैं और जो अथॉरिटीज़ हैं उनका। ठीक है, याद रखेंगे। अनदर पोर्टल ऑल्सो लॉन्च अलॉन्ग विद दिस एक्सपोर्ट ट्रेड गारंटी कॉर्पोरेशन। इस अगर हम बात करें, दिस पोर्टल विल अलाउ एमएसएमई सेक्टर टू अवेल 90% इंश्योरेंस कवर फॉर क्रेडिट लिमिट अप टू 80 करोड़। ठीक है, तो ये लोन की बात कर रहा है इसके साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है यूपीआई यूजर्स कैन नाउ सेंड 5 लाख फॉर सम ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो कुछ ट्रांजेक्शन्स के लिए अब हम यहाँ पर कितने रुपए तक की शेयर कर पाएंगे यहाँ पर, तो आपको याद रखना है 5 लाख तक की। ठीक है, ये करंट अफेयर आप साथ साथ ही पढ़ लेंगे, इसके साथ आप देख लेंगे। ठीक है, चलिए ये मतलब आप ही पढ़ लेंगे, इसको आपने पढ़ा हुआ है पहले भी, और सीधे बढ़ाया गया पैसा। अगला आता है कि इंडिया का फॉरेन किटी जो है, ठीक है, वो क्या कर चुका है, यहाँ पर जंप कर चुका है। ठीक है, देखिए बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, फॉरेक्स की बात करते हैं। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, इसे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कहा जाता है। तो ये होते क्या हैं, पहले ये समझते हैं। ये एक प्रकार की संपत्ति होती है, संपत्ति मतलब आप इसे एसेट भी कह सकते हैं, जो कि देश का जो सेंट्रल बैंक होता है, जैसे हमारा सेंट्रल बैंक है आरबीआई, वो अपने पास संभाल कर रखता है। ठीक है, ज्यादा करके इस एसेट को या संपत्ति को डॉलर्स में रखा जाता है। ठीक है, कैसे रखा जाता है, डॉलर्स में भी। और कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जो युआन हो गया, युआन मतलब चाइना वाला, उसके बाद पाउंड
पाउंड हो गया, ठीक है, स्टर्लिंग, इन सब में भी रखती है, पर इंडिया ने किस में रखा हुआ है आपको याद रखना है, डॉलर्स में, ठीक है। उसके अलावा इसके 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं बेटा, ठीक है। जब हम बात करते हैं किसकी, अगर हम इसकी बात करें तो कितने वो होते हैं अपने पास, इसके 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। मतलब इंडिया के जो फॉरेक्स है उसके 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। पहला बच्चे कि हम पैसा कैसे रखेंगे, यहाँ पर करेंसी एसेट में रखेंगे, और ज़्यादा करके कैसे रखा जाता है, डॉलर में, फिर यूरो, फिर पाउंड स्टर्लिंग और ऑस्ट्रेलियन डॉलर और जापानीज येन भी आपको याद रखना है। सेकंड कैसे रखा जाता है बच्चे, गोल्ड के तौर पर। फिर एक आता है एसडीआर। एसडीआर क्या होता है बच्चे, दिस इज द रिजर्व करेंसी विद द आईएमएफ, तो इसको इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड इसको देखता है, और ये इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है, ठीक है। ये कोई करेंसी नहीं होती है, ये एक वैल्यू होती है, ध्यान रखना। ये क्या होती है बच्चे, वैल्यू होती है बेस्ड ऑन बास्केट ऑफ 5 करेंसीज, और फिर वो 5 करेंसीज आपके पास यही वाली आती हैं। उसके अलावा आरटीपी की बात करें बेटा, जिसको कहते हैं रिजर्व ट्रेंच पोजीशन, इसकी बात करें, ये भी कौन संभालता है, आईएमएफ ही संभालता है। इसके अंदर भी किसी प्रकार की करेंसी नहीं रखी जाती है, ये आपको यहां पर याद रखना है, ठीक है। ये हो गए 4। अब पढ़ते हैं इसके बारे में। तो आरबीआई ने अनाउंस करा है कि जो इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व है उसने जंप कर दिया है कितना, तो यूएस डॉलर कितना बताया गया, 5.248 बिलियन, जो कि ऑल टाइम हाई है, ये आपको यहां पर याद रखना है, ठीक है। ये बाकी आप इसके साथ का देख लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है आयुष्मान भारत हेल्थ कवरेज टू ऑल सीनियर सिटीजन्स, याद रखेंगे आप, ऑल सीनियर सिटीजन्स। आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एज अबव 70 एंड आ जाएगा आपके पास 70 एंड अबव की बात करते हैं, ठीक है। यह वर्ल्ड की लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम थी, जिसे मोदी सरकार ने इंट्रोड्यूस करा था कब, 2018 में, जिसमें आपकी फैमिली को या मेरी फैमिली को 5 लाख, ठीक है, पर फैमिली, ध्यान देना, पर पर्सन नहीं बोल रही हूँ, पर फैमिली सेकेंडरी और टेरिशरी हेल्थ के लिए दिया जाएगा, प्राइमरी नहीं, प्राइमरी में तो डिस्पेंसरी आ जाता है ना, तो सेकेंडरी और टेरिशरी हेल्थ के लिए आपको दिया जाएगा, ठीक है। क्या कहता है, ये एक सिग्निफिकेंट स्टेप था जिसमें हेल्थ केयर एक्सेस को बढ़ाना था, किसके लिए, बूढ़े लोगों के लिए भी, और इसमें क्या बोला गया, आयुष्मान प्रधानमंत्री स्कीम की अगर हम बात करें तो ये ऑल कवर to cover all senior citizens age 70 years and above. The move is set to benefit approximately, कितनी फैमिलीज को यहाँ पर बेनिफिट मिला ये आप पढ़ लेंगे, और इसका बजटरी आउटले कितना था, 3437 करोड़, ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। चलिए लास्ट सेक्शन आता है इसके बाद आपके पास, जिसका नाम क्या आता है यहाँ पर, अगर हम बात करें तो लास्ट सेक्शन आपके पास आता है डेज का, ठीक है। डेज के बारे में बात कर लेते हैं, और उसके बाद फिर ये करंट अफेयर की सीरीज को हम खत्म करते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं, पहला इंपॉर्टेंट कौन सा आता है बच्चे यहाँ पर, कहता है यूनाइटेड नेशन ने कौन सा डे मनाया, क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज। देखिए बेटा ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, ठीक है। अगर हम सबको पता हो तो हमारे देश में भी एक ऐसा एयर क्वालिटी इंडेक्स है, ठीक है। क्या है हमारे पास यहाँ पे, एयर क्वालिटी एक इंडेक्स है जो कि क्या काम करता है, जो कि लेवल ऑफ एयर पॉल्यूशन को चेक करता है, और उससे होने वाले जो भी इफेक्ट है उनको भी क्या करता है, चेक करता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा कब मनाया जाता है इसे, 7 सितंबर को। थीम क्या थी इसकी, इन्वेस्ट इन #क्लीन एयर नाउ, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला है फिजियोथेरेपी डे, जिसमें हम मसल की एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं यहाँ पे। इसे वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे भी कहा जाता है, याद रखना है, 8 सितंबर को मनाया जाता है। थीम क्या है, लो बैक पेन एंड द रोल ऑफ फिजियोथेरेपी इन इट्स मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन, ये आप देख पा रहे हैं, ठीक है। कहता है अगर हम बात करें तो इसमें 6 लाख फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम मेंबर ऑर्गेनाइजेशन इन 128 कंट्रीज, और हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसके, लंदन यूके में, ठीक है। चलिए अगला आता है इसके बाद यहाँ पे वर्ल्ड रूरल डेवलपमेंट डे। अच्छा ये थोड़ा सा याद करने वाला, थोड़ा सा ट्रिकी बन जाएगा। एक्चुअली में ये डे अभी बात की गई है इसके बारे में, मतलब डिसाइड किया गया है, इसे मनाएंगे अगले साल हम, और कब मनाएंगे अगले साल इसे हम, 6 जुलाई 2025 को, ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। ये जो रेजोल्यूशन है ये बांग्लादेश हो गया, उसके साथ साथ नेपाल, इंडिया, पेरू, फिलीपींस, श्रीलंका, थाईलैंड, इन सब ने करा है ताकि जो रूरल डेवलपमेंट है उसे आगे की तरफ बढ़ाया जा सके, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट कौन है, डेरेस फ्रैंक्स। हेडक्वार्टर कहाँ पर आते हैं, न्यूयॉर्क, और स्थापना कब की गई थी, 1945 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगला देखते हैं, ठीक है। अगला कौन सा आता है हमारे पास यहाँ पे, अगला आता है सुसाइड प्रिवेंशन डे, ठीक है। देखो बेटा आर्टिकल नंबर 21 हमें जीने का अधिकार देता है ना हमारे संविधान के अकॉर्डिंग, वैसे आप देखेंगे यहाँ पे तो एक
क्या है यहाँ पर, सुसाइड प्रिवेंशन डे हम कब मनाते हैं, 10 सितंबर को। थीम क्या है इसकी यहाँ पर, चेंजिंग द नरेटिव ऑन सुसाइड विद द कॉल टू एक्शन स्टार्ट द कंजर्वेशन, ठीक है, लोगों को बचाने की बात कर रहे हैं। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है आपके पास, वॉशिंगटन DC US में, ठीक है। चलिए अब आता है लास्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जो कि कौन सा वाला आता है आपके पास यहाँ पे, हिंदी दिवस, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ध्यान देंगे इस पे। कहता है बच्चे अगर हम बात करें तो इस बारी कौन सी एनिवर्सरी चल रही थी यहाँ पे, 75th एनिवर्सरी चल रही थी हिंदी एडॉप्शन की, याद रखेंगे आप। और इसे एक्चुअली में 14 सितंबर 1949 को हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट करा था, ठीक है। तो हर साल हम 14 सितंबर को ये डे मनाते हैं। अगर हम बात करें, ये लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 343(1), ये कॉन्स्टिट्यूशन का हमें बताता है द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन शैल बी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट, ये हमें यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। एक्चुअली में ये दो लोगों का काम रहा है इसमें, ताकि हिंदी को एक नाम मिल सके, हिंदी को एक नेम फेम मिल सके। उन दोनों बंदों का नाम है, एक आप नाम लिख लेंगे KM मुंशी, याद रखना है आपने, ठीक है। और एक नाम आता है N गोपाल स्वामी, ठीक है, गोपाल स्वामी अयंगर, ठीक है। और अगर आप सबको पता हो तो ये दोनों के दोनों हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर भी रहे हैं, ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें हिंदी जो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो ये इसके अलावा ये तो होगी हिंदी लैंग्वेज के बारे में बात। और एक लास्ट आप सीख सकते हैं बेटा कि हमारी अगर हम बात करें इंडिया की 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं। कौन सी लैंग्वेजेस हैं अपने पास, 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बन जाती हैं हमारे लिए। और इसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पुरानी कौन सी आती है, तो सबसे पुरानी आती है बच्चे तमिल, जो कि कब की है, 2004 की, ठीक है। मतलब ऐसा इतिहास, क्लासिकल लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होती हैं बेटा जिनका अपना इतिहास आज का नहीं सैकड़ों साल पुराना है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा सेकंड कौन सी आ जाती है, संस्कृत। और संस्कृत को हमने ऐड कब करा था, 2005 में, याद रखना है आपने संस्कृत। तीसरी आती है कन्नड़, ठीक है, कन्नड़। कन्नड़ को हम लेकर आए थे कब, 2008 में से ऐड करा था हमने। कन्नड़ के बाद अगर हम बात करें तो आती है तेलुगु। तेलुगु को भी हम कब लेकर आए हैं, तो आप याद रखेंगे 2008 में ही। और उसके अलावा मलयालम आती है। मलयालम की अगर हम बात करें तो मलयालम 2013 में बनाई गई थी क्लासिकल लैंग्वेजेस। और उसके बाद आती है उड़िया। उड़िया को हम लेकर आए थे 2014 में, ठीक है। तो ये अपने पास 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। ये क्लासिकल है, वो ऑफिशियल है, तो फ़र्क है दोनों बातों पे, ध्यान रखना। वो ऑफिशियल है, ठीक है, और ये कौन सी है आपके पास, क्लासिकल, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। कोई भी डाउट रहेगा आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।